नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, ईरान पर इजराइल और अमेरिका के हमले के 18 दिन बीत चुके हैं, लेकिन ये युद्ध खत्म होते नहीं दिख रहा है, बल्कि अब दोनों पक्षों की तरफ से हमले और तेज हो चुके हैं। महाभारत में बताया गया है कि कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों के बीच चला युद्ध 18 दिन में खत्म हो गया था। वहां भी कौरवों को अपनी ताकत का वैसा ही घमंड था जैसा अभी इजराइल और अमेरिका को है, लेकिन जीत आखिर में पांडवों की हुई थी। आपको याद होगा शायद, अगर आप महाभारत की कहानी महाभारत से अगर आप परिचित हैं तो। हालांकि इस युद्ध में, इस जंग में क्या ईरान की जीत होगी ये कहा नहीं जा सकता, अभी इस वक्त कहना यह मुश्किल है। लेकिन इतना तय है कि अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान को अब तक हरा नहीं पाए हैं। अलबत्ता ईरान के बड़े लीडर्स को मारने के दावे जरूर किए जा रहे हैं। आज ही इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने दावा किया है कि ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव अली लारिजानी की मौत हो गई है। रक्षा मंत्री ने अपने बयान में, यानी इजराइल के रक्षा मंत्री ने अपने बयान में कहा है कि उन्हें रात भर चले इजरायली हमलों के बाद ईरान के इस शीर्ष सुरक्षा अधिकारी के मारे जाने की जानकारी दी गई है। आपको बता दूं कि लारिजानी को बीते शुक्रवार को 13 मार्च को तेहरान में कुद्स डे, अल कुद्स डे जो मनाया जाता है, वो मनाने के दौरान जनता के बीच देखा गया था। सेल्फी ले रही थी जनता उनके साथ, और इसके अलावा वो रोजाना अपने संदेश जनता तक पहुंचा ही रहे हैं। अब भी ईरान की तस्नीम और मेहर समाचार एजेंसियों की पोस्ट में कहा गया है कि लारिजानी जल्द ही जनता के नाम अपना संदेश देंगे। तो ईरान का दावा है कि लारिजानी अभी जिंदा हैं। वहीं इजरायली सुरक्षा बलों ने एक और शीर्ष सुरक्षा अधिकारी और बसीज कमांडर गुलाम रजा सुलेमानी को भी मारने का दावा किया है। और इस दावे के साथ इजराइल काट्ज, जो विदेश मंत्री हैं, जो रक्षा मंत्री हैं वहां के इजराइल के, वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री और मैंने आईडीएफ को निर्देश दिया है कि वो ईरान के आतंक और दमन वाले शासन के नेतृत्व को निशाना बनाना जारी रखें। यानी ईरान पर निशाना बनाना आप जारी रखिए। इजरायली रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के नेतृत्व में तेजी से हो रहे बदलाव की बात की थी। हम उन्हें बताएंगे कि यह बदलाव अब भी जारी है, और दो सबसे वरिष्ठ बच्चे नेताओं को खत्म करने के बाद और तेज हो गया है। एक बार फिर दावे हो रहे हैं कि ईरान को हराने के करीब अमेरिका और इजराइल पहुंच रहे हैं। लेकिन इस बीच ईरान जो पलटवार कर रहा है, उसमें हार के लक्षण तो कहीं से भी नहीं दिख रहे हैं। ये जो दावे हैं, इन दावों से इतर ईरान जो पलटवार कर रहा है, वो एक अलग तरह का पलटवार दिखाई दे रहा है। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूनाइटेड अरब अमीरात जो है, उसके प्रमुख प्राकृतिक गैस क्षेत्र शाह पर ईरान ने ड्रोन हमला कर आग लगा दी है। यह प्राकृतिक गैस क्षेत्र अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी यानी ADNOC और अमेरिकी कंपनी ऑक्सीडेंटल पेट्रोलियम द्वारा संयुक्त रूप से संचालित है। अमेरिका UAE सरकार ने इस बात की पुष्टि की है कि हमले के बाद इस क्षेत्र में परिचालन पूरी तरह निलंबित कर दिया गया है। और इससे पहले कल ही ईरान ने दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ईंधन टैंक यानी ऑयल टैंक को निशाना बनाया था, जिससे शहर के ऊपर काला धुआं छा गया और उड़ानें कुछ समय के लिए रोकनी पड़ी, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें। मंगलवार सुबह तक, यानी आज सुबह तक UAE का हवाई क्षेत्र सामान्य हो गया, लेकिन रात भर कई ड्रोन और मिसाइलें जो हैं, मिसाइलों के हमले होते रहे वहां पे, और इसके कारण उस हवाई क्षेत्र को बंद करना पड़ा। इधर ईरान की सेना के प्रवक्ता इब्राहिम जोल्फधारी ने ट्रंप को संबोधित करते हुए कहा है कि युद्ध का अंत सोशल मीडिया से नहीं बल्कि युद्ध के मैदान में तय होगा। ईरान के अन्य सेना अधिकारियों ने भी कहा है कि युद्ध कब खत्म होगा और कितना लंबा चलेगा, यह फैसला ईरान करेगा, अमेरिका नहीं। उन्होंने कहा कि आपने इसे शुरू किया है, हम इसे खत्म करेंगे। जी हां, आपने शुरू किया, हम इसे खत्म करेंगे। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची, जानते हैं आप, सैयद अब्बास अरागची ने इस बात से साफ इनकार कर दिया है कि अमेरिका और इजराइल के साथ जारी जंग को खत्म करने के लिए पर्दे के पीछे कोई खेल चल रहा है, कोई बात चल रही है। अरागची ने कहा है कि मिस्टर विटकॉफ से मेरी आखिरी बातचीत तब हुई थी जब उनके बॉस ने ईरान पर एक और गैर कानूनी फौजी हमले के जरिए डिप्लोमेसी को खत्म करने का फैसला नहीं किया था। इसके उलट
किया गया कोई भी दावा तेल कारोबारियों और आम लोगों को गुमराह करने के लिए ही किया गया लगता है। अरागची ने इससे पहले अमेरिकी मीडिया चैनल CBS से कहा है कि ईरान ने न तो युद्ध विराम की मांग की है और न ही बातचीत की है। ऐसे दावे भ्रमित करने वाले हैं। हमारी सेना तब तक गोलीबारी करती रहेगी जब तक अमेरिकी राष्ट्रपति को यह एहसास नहीं हो जाता कि वो अमेरिकियों और ईरानियों दोनों पर जो अवैध युद्ध थोप रहे हैं वो गलत है और इसे दोबारा कभी नहीं दोहराया जाना चाहिए। पीड़ितों को भी मुआवजा मिलना चाहिए। अमेरिका ने हमारी बिना शर्त हथियार डालने की तलाश में ये युद्ध शुरू किया था और अब वो दूसरे देशों से हॉर्मुज जलरमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने की भीख मांग रहा है, ये कह रहे हैं अरागची। इससे पहले ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो से बात की थी और कहा था कि युद्ध खत्म करने की बात करना तब तक बेमानी है जब तक हम ये सुनिश्चित नहीं कर लेते हैं कि भविष्य में हमारी धरती पर अब और कोई हमला नहीं होगा। तो ईरान बार बार कह रहा है कि युद्ध खत्म करने का काम वो करेगा, यानी ईरान करेगा। और इस बीच इजराइल में मिसाइलों के गिरने से लेकर खाड़ी देशों में अमेरिका के अड्डों पर हमले का सिलसिला भी चल ही रहा है। यही वजह है कि अब संयुक्त अरब अमीरात के सबसे महत्वपूर्ण तेल बंदरगाह फुजैराह में तेल लोडिंग पूरी तरह से रोक दी गई है। ब्लूमबर्ग न्यूज ने एक शिपिंग एजेंट और मामले से जुड़े सूत्रों के हवाले से बताया है कि यह फैसला हाल के ड्रोन हमलों की वजह से लिया गया है। आपको बता दो दोस्तों कि फुजैराह हॉर्मुज जलरमरू मध्य के बाहर UAE का एकमात्र बड़ा कच्चा तेल निर्यात का मार्ग है और यहां से रोजाना करीब 10 लाख बैरल से ज्यादा मुर्बान क्रूड और अन्य ईंधन एक्सपोर्ट होते हैं। अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ईरान को अमेरिकी अड्डों की तरफ इजराइल में महत्वपूर्ण ठिकानों की इतनी सटीक लोकेशन कहां से मिल रही है? उसके हमलों को अमेरिका इजराइल विफल क्यों नहीं कर पा रहे हैं? तो इसका जवाब आपके सामने रख देता हूं। इसका जवाब है रूस और चीन। जी हां, इन दोनों देशों की जबरदस्त सपोर्ट है ईरान को। वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक रूस इस जंग में ईरान की आंख बन चुका है। अमेरिका के 3 वरिष्ठ अधिकारियों ने दावा किया है कि रूस ईरान को संवेदनशील खुफिया जानकारी दे रहा है जिसमें अमेरिकी युद्धपोतों और सैन्य विमानों की सटीक लोकेशन भी शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक, यानी वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, रूस ऐसे समय में ईरान को यह मदद दे रहा है जब आधुनिक युद्ध में सैटेलाइट इंटेल और इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग की भूमिका तेजी से बढ़ रही है। रूस अपने सैटेलाइट नेटवर्क से जुटाई गई तमाम जो इंफॉर्मेशन है, जो तस्वीरें हैं, जो डेटा हैं, वो ईरान के साथ साझा कर रहा है और उधर सैटेलाइट तस्वीरें चीन भी मुहैया करा रहा है, जिससे अमेरिकी सैनिकों, जहाजों और विमानों की गतिविधियों की जानकारी शामिल है इन सब में और इससे फायदा मिल रहा है ईरान को। सटीक हमले कर रहा है ईरान। हालांकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत में ऐसे किसी भी सहयोग से इनकार किया है, लेकिन विश्लेषकों का, स्पेशलिस्ट्स का और खासकर जो युद्ध स्पेशलिस्ट हैं, जो रशिया और चाइना को अच्छी तरह से जानते हैं, उनका मानना है कि मॉस्को और तेहरान के बीच बढ़ते सैन्य संबंधों को देखते हुए इस तरह का सहयोग बहुत हद तक संभव है। तो दोस्तों, आइए आज चर्चा करेंगे कि क्या रूस और चीन की मदद से ईरान इस युद्ध में अमेरिका और इजराइल का मुकाबला करता रहेगा? क्या अब ईरान विश्व शक्तियों की जोर आजमाइश का मैदान बन चुका है? और इन सब के बीच ट्रंप ने कैसे मान ली हार? आज ट्रंप का एक और बयान आया, बहुत महत्वपूर्ण बयान। ट्रंप ने मीडिया से बात करते हुए साफ साफ कहा कि ईरान के बारे में जैसा हम लोगों ने सोचा था वैसा नहीं है। ईरान सचमुच एक बेहद खौफनाक और ताकतवर मुल्क है। जरा देखिए कि पिछले 2 हफ्तों में क्या क्या हुआ। यह कहना है डोनाल्ड ट्रंप का कि जरा देखिए कि पिछले 2 हफ्तों में क्या क्या हुआ है। ईरान ने मध्य पूर्व के इन तमाम देशों पर हमला कर दिया है जिस पे उसे हमला नहीं करना चाहिए था, मिडिल ईस्ट के इन तमाम देशों पे, लेकिन उन्होंने हमला कर दिया। और ये देश कौन कौन से हैं? तो कतर है, सऊदी अरब है, बहरीन है, कुवैत है, UAE है, इन तमाम देशों पर हमला किया। किसी को भी इसकी उम्मीद नहीं थी। हम तो हैरान ही रह गए। अब वो महानतम देशों में से शुमार होने के करीब है। ये बात
डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के लिए कही है। खौफनाक भी कह रहे हैं ईरान को, ताकतवर मुल्क भी बता रहे हैं, महानतम भी बता रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या डोनाल्ड ट्रंप यहां से पीछे हटना चाह रहे हैं, रास्ता खोज रहे हैं एग्जिट का, जो हम लोग आज से 10 दिन पहले से कह रहे हैं, लगातार कह रहे हैं? आइए इन तमाम मसलों पे, तमाम बातों पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे पहले आपका परिचय करवाता हूं। देखिए, इस वक्त हमारे साथ 6 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। रिजवी साहब अभी नहीं जुड़ पाए हैं, लेकिन 5 जुड़े हुए हैं। रिजवी साहब जुड़े हुए हैं जी। रिजवी साहब, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। सीधे आप ईरान से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इधर अमलिंदु जी हैं, डिस्कनेक्ट हो गए हैं, फिर से जुड़ जाएंगे। अमलिंदु जी जुड़े हुए हैं, शकील जी जुड़े हुए हैं, अनिल सिन्हा जी, प्रशांत जी और पंकज चतुर्वेदी जी, आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। रिजवी जी जैसे ही आते हैं उनके पास सीधे चलेंगे। आ गए हैं रिजवी जी, बताया जा रहा है जरा। हाँ रिजवी जी, आपके पास ही आना चाहता हूं, आपका स्वागत करता हूं। और आज बहुत बड़ा दिन और आज आपकी बहुत ज़रूरत है। कल नेटवर्क नहीं मिलने के कारण आप नहीं जुड़ पाए थे, और मैं चाहता हूं कि जल्दी जल्दी आपसे सवाल किए जाए, क्योंकि दुनिया हिल गई है। और ये इज़राइल की जो खबर आई है इज़राइल से सीधे, कि लारीजानी और अली लारीजानी और सुलेमानी, इन दोनों की हत्या कर दी गई है। क्या कितना सही है इसमें, ये बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे और तमाम वरिष्ठ साथियों को और तमाम दर्शकों को आदाब करते हैं। देखिए, ये जो खबर आ रही है अभी, तो इसकी यहाँ पे कोई पुष्टि नहीं हुई है, ना ईरान की मीडिया ने इसको ये सही कहा है, ना ही अभी तक इसको रद्द किया है। तो इसके बारे में भी यहाँ पे मीडिया में और यहाँ पे कोई भी अपडेट नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि असैसिनेशन करना जो है, दुनिया में जब भी लीडर्स को असैसिनेट किया जाता है, तो सवाल ये होता है कि किसी को असैसिनेट करना ये शक्ति की अलामत है या कमजोरी की अलामत है। और दूसरी बात यह है कि अली लारीजानी साहब जिस तरीके से मैदान में थे, आपने भी अभी फ्राइडे की वीडियोस अभी भी आप दिखा रहे हैं, तो ये वो लोग हैं कि जो शहादत के लिए आमादा हैं, शहादत के लिए तैयार हैं। आप समझ सकते हैं कि इजराइल जैसे मुल्कों के साथ जब जंग हो रही है, तो अली लारीजानी साहब अगर रोड पे उतर रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, इंटरव्यूज दे रहे हैं, तो उसका मतलब है कि वो पूरी तरीके से मानसिक तौर पे आमादा है शहादत के लिए। और मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये जो पूरी ईरानी आवाम है, इनके लीडर्स के नीचे तक के तमाम अफराद जो है शहादत के लिए आमादा है। और शहादत इनके लिए एक समझिए बैज ऑफ ऑनर है। इनका ये कहना है कि जब हम जंग में जाते हैं, आइडियोलॉजिकली ये इस तरह सोचते हैं कि जब हम जंग में उतरते हैं तो हमें 2 चीज मिल सकती है, या तो हम जीत हासिल करेंगे या तो हम शहीद हो जाएंगे। अगर जीत हासिल करेंगे वो भी हमारे लिए बैच ऑफ ऑनर है, अगर हम शहीद हो जाते हैं तो वो भी हमारे लिए बैच ऑफ ऑनर है। तो इस वजह से यहाँ पे अगर अभी अंदर ऐसी कोई खबर है नहीं, पब्लिक में भी ऐसी कोई खबर है नहीं, अगर ऐसी खबर आती भी है तो यहाँ पे कोई भी किसी भी तरीके से जो है परेशानी की बात मुझे नहीं लगता कि दिखाई पड़ेगी, चाहे वो सुलेमानी साहब की शहादत हो, चाहे वो लारीजानी साहब की शहादत हो, क्योंकि निजाम ईरान का इतना मजबूत है। आप देखें, हजारों लारीजानी इस तरह के आमादा हैं कि जो इनकी जगह लेंगे। और पहले भी ये बात डिस्कस होती रही है बार बार कि कोई भी पोस्ट हो ईरान में, कोई भी लीडरशिप की पोस्ट हो, उसके लिए 4-5 लेवल तक सक्सेशनशिप जो है वो पहले से डिसाइडेड होती है। तो किसी भी तरह की यहाँ पे मुश्किल की बात, किसी भी तरह की हताशा की बात नहीं है। हाँ, अगर ये शहीद होते हैं तो इनकी जगह कोई और आएगा जो इनसे बेहतर तरीके से वो काम को अंजाम देगा। आप देखें, लारीजानी साहब आज 18वें दिन अगर शहीद होते, कंफर्म न्यूज नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ, यहाँ पे कोई ऐसी पुष्टि नहीं हुई है औपचारिक तौर से, अगर वो होते भी हैं तो आज 18वां दिन है। आप अगर इसको कंपेयर करें जो यहाँ सुप्रीम लीडर थे उनकी शहादत से, वो पहले दिन पहले हमले शहीद हो गए थे। तो जब इतनी बड़ी शहादत के बाद ये निजाम नहीं दिखता, ये निजाम पूरी तरीके से आमादा है जंग के लिए, मुसलसल जंग कर रहा है, जंग के नतीजे भी हम देख रहे हैं। ट्रंप के बयानात जिस तरह से आ रहे हैं, कभी वो कहते हैं कि मुझे जो है पूरी दुनिया से वो दावत देते हैं कि आओ भाई इस मुल्क को छुड़ाओ, और ये देखिए दुनिया के अंदर ये हौसला आ गया है। ईरान ने हौसला दुनिया को दिया है, दुनिया भर के देशों को दिया है कि तुम यूएस और ट्रंप को ना कहना सीखो। नहीं तो आज से 6 महीने पहले, 1 साल पहले किसी की जरूरत नहीं होती थी कि ट्रंप को यूएस को ना कह दे। वेनेजुएला ने यूएस को ना कहा, यूएस ने वहां भेज के वहां के राष्ट्रपति और उनकी बेगम को जो है अगवा कर। लेकिन आज आप देखिए, ऑस्ट्रेलिया है, फ्रांस है, जर्मनी है, साउथ कोरिया है, जापान है, दुनिया के देश हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अपने शिप, अपनी फोर्सेस नहीं भेजेंगे। तो उसके बाद ट्रंप आगे बढ़ के ये कहते हैं कि ठीक है जाओ, मुझसे क्या मतलब है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हमारा क्या काम है, हमारे पास तो बहुत तेल है, हम जा रहे हैं अपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बाहर निकलने। मुझे ऐसा लगता है केस दे रहे हैं। और जो आज कल रात का जो उनका बयान है, जो वहां पे जो जिनमें
प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो संकेत दे रहे हैं कि धीरे धीरे अपना बोरिया बिस्तरा बांधने गए हैं और इस प्रेस या ट्रंप निकलना चाहते, निकलते निकलते कुछ इस टाइप की शहादतें, कुछ इस टाइप की असैसिनेशन करना चाह रहे हैं। विक्टोरियस इमेज है कि हम जो है विक्टोरियस हो गए, देखो जानी को शहीद कर दिया, देखो हमने फला को शहीद कर दिया, अब ये जंग तमाम हो गई है। तो ये शायद निकलने के वक्त इस टाइप का कुछ असैसिनेशन करना चाहेंगे। खास यहाँ पे जमीनी जो फर्क नहीं पड़ने वाला है, लालजानी साहब शहीद होते हैं तो वो एक तरह से कामयाब शुमार होंगे, क्योंकि ये निजाम ऐसा है कि जो लारीजानी बनाता है, जो सुलेमानी बनाता है, जो मुख्तलिफ तरह के कमांडर्स को जनरेट करता है, ना ऐसा है कि एक लारीजानी के चले जाने से ये पूरा निजाम चला जाएगा, ये पूरा निजाम कोलैप्स हो जाएगा। जब आयतुल्लाह सईद अली खामनेई की जो बहुत बड़ी शख्सियत थे निजाम, उनके जाने के बाद निजाम के ऊपर, इस सिस्टम के ऊपर खास फर्क नहीं पड़ा, वो कोलैप्स नहीं किया, वो डगमगाया नहीं, वो पूरी कुदरत के साथ जवाब है। आज 55-56 वेव जा चुकी हैं और अब 2-2 टन के जो है मिसाइल जा रही हैं, और क्योंकि पहले राडार जो है इनके ध्वस्त किए जा चुके हैं, इनका आयरन डोर में छेद हो चुका, बड़ी बड़ी मिसाइलें जाके जब जमीन पे लग रही हैं तो उसका नुकसान है, तो उसको किसी तरीके से दुनिया की आंखों से छुपाने के लिए, उसको करने के लिए इस तरह के असैसिनेशन ये करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। ये जंग पूरी तरीके से एक डायरेक्शन की तरफ बढ़ रही है। वो ईरान की जीत का जो पहला मरहला है कि वेस्ट से खारी हो यूएस के, और उसके बाद जो नेक्स्ट मरहला है आजाद। जी, आपकी आवाज़ कट कट के आ रही है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण मैं समझ रहा हूं कि पूरे देश में ईरान जो है अभी जंग में है और उसके बाद भी आप वहां से जुड़ पा रहे हैं। ये बहुत मेरी आवाज़ माफ करिएगा, मैं आपको यहाँ से अपडेट देना चाहता हूँ, एक बड़ी अपडेट, हो सकता है आवाज़ बीच में कटे। आज खास तौर पे नहीं, आज जो आप जानते हैं कि ईरान का जब न्यू ईयर आता है, यहाँ के कैलेंडर के हिसाब से न्यू ईयर आता है, तो कई सारी सेलिब्रेशन, उनमें आज एक बड़ा दिन है। उन सेलिब्रेशन की जो रजा आपके जो पहलवी हैं और यूएस सीआईए ने एक प्लान बनाया है, मैं आपको दर्शकों को पहले बताना चाहता हूँ, तो इसकी वीडियोस दिखेंगी। इस वक्त अभी इफ्तार में तकरीबन 1.25 घंटा है, लेकिन इंडिया के 7 बजे शाम से इस वक्त पूरी सड़कें भरी, सड़कों पे लाखों की तादाद में लोग इस वक्त मौजूद। और आज मजे की बात यह है कि इफ्तार जो है वो ईरान के अंदर वो सड़क के ऊपर लोग करने वाले हैं, क्योंकि आज की रात में डिस्कनेक्ट हो गए रिजवी साहब, लेकिन जो बातें बता रहे थे वो ज़रा जहां तक सुन पाया हूं आपको बता देता हूं। कह रहे हैं कि आज अभी इस वक्त से ही सड़कों पे लाखों की तादाद में लोग हैं, और इफ्तार, क्योंकि अभी 1 घंटे बाद इफ्तार वहां पर होगा, क्योंकि 2 घंटे का फर्क है। जी रिजवी साहब, रिजवी साहब, तो मैं ये कह रहा था कि अभी पूरी सड़कें जो है ईरान की इस वक्त लोगों से है, औरत मर्द बच्चे जवान सब रोडों पे है, और आज पब्लिक ने ये कहा है कि हम इफ्तार भी जो है रोड पे करेंगे। जी, डिस्कनेक्ट हो गए, जोड़ने की कोशिश करते हैं, और ये समझ सकते हैं हम कि इस वक्त अगर इतनी आवाज़ मिल जा रही है, यही बहुत है। युद्ध क्षेत्र से डायरेक्ट वहाँ से अगर जुड़ पा रहे हैं ईरान से, तो लेकिन एक जोश और बता रहे हैं सड़कों की, अगर किसी जी, आपकी आवाज कट गई थी, प्लीज अपनी बात दोहराइए प्लीज। नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है, वीडियो बहुत डाउन है, लेकिन चलिए कोशिश दोबारा जोड़ने की कोशिश करते हैं। मैं अपनी टीम से कहूंगा कि दोबारा जोड़ने की कोशिश करें, एक बार और ट्राई करें, जुड़ जाएं, तो क्योंकि वहां का जो सूरत हाल है, ग्राउंड जीरो पे क्या चल रहा है। जी रिजवी साहब, पंकज जी की आवाज नहीं आ रही है। जी, मैं ये बस ये कहना चाह रहा था कि वो जो प्रोग्राम, आप अकेला ऑडियो पे आ जाएं, वीडियो को बंद कर दें, तब तसल्ली से आवाज आ जाएगी, मुझे लगता है। जी ठीक है, कोशिश करते हैं। लेकिन रिजवी साहब, जी बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हो।
हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। कोशिश करते हैं हम दोबारा ऑडियो पे लाने की कोशिश करते हैं। अगर वीडियो सहित आ जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। थोड़ी बहुत जानकारी लेने की हम और कोशिश करेंगे। नज़र अब्बास रिजवी साहब हमारे साथ सीधे ईरान से जुड़े हुए हैं, और कल भी कोशिश हमने की थी, लेकिन कल तो बिल्कुल ही नेटवर्क नहीं था, कल नहीं जुड़ पाए थे हम। लेकिन आज इस कोशिश को दोबारा हम जारी रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, और दो बातें यहाँ समझ में आ रही हैं। प्रशांत जी, सबसे पहले आपके पास आता हूँ। दो बातें यहाँ प्रशांत जी समझ में आती हैं। एक, लारिजानी और सुलेमानी, इन दोनों के हत्या के बारे में ये जानकारी है इजराइल दे रहा है कि हमने दोनों की हत्या कर दी है। अब अभी रिजवी साहब जो बात कह रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण, इसलिए क्योंकि इनका साफ साफ कहना है कि अगर सपोज शहीद हो गए तो वहां के। रिजवी साहब सुन पा रहे हैं हमारी आवाज? वीडियो ना आए, कम से कम ऑडियो तो आपकी आए। जी जी, मैं आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज अपनी बात रखिए। तो मैं वही जानना चाह रहा था, वही आज जो है, जो ये ईरान कहते हैं, आज उन्होंने ऐलान किया है, जो दुश्मन है यहाँ पे, आज जितने भी दाखिली यहाँ पे फितने फैलाने की कोशिश है लोग, जो मोसाद के CIA के एजेंट, जिस तरह से जनवरी में आपने देखा 9 तारीख को यहाँ पे राइट्स किए गए, इस तरह की कुछ प्लानिंग की खबरें थी। तो उसके जवाब में अवाम ने ये डिसाइड किया है कि शाम 5 बजे से, यानी हो रहा है 5 बजे से ही लोगों ने जो है सड़कों को दिया है, और इस वक्त तमाम ईरान की तमाम जो मुख्य लाखों की तादाद लोग उतरे हुए हैं। आज इफ्तार सड़कों पे ही होगा। वो जो प्रोग्राम रोज रात में 7:30 शुरू होता था, वो प्रोग्राम लोगों ने आज 5 बजे से ही। असल वजह यह है कि खबरें ऐसी आ रही थी कि आज में कुछ फितना इजाद करने की कोशिश की जाएगी। जिस तरह से दंगाइयों ने पहले लोगों को मारा था, घायल किया था, पुलिस के ऊपर अटैक किया गया था, उस तरह से लास्ट कोशिश इस वक्त इजराइल और अमेरिका की ये है कि जब वो जंग में हैं, मिसाइल को नहीं रोक पा रहे हैं, तो किसी तरीके से ईरान के अंदर से एक मसलन फितना इजाद किया जाए, एक अशांति इजाद की, एनार्की इजाद है, और उसके जरिए से वो ये दिखाएं कि देखिए ईरान के अंदर फिर से जो है हालात खराब हो गए हैं, ईरान के अंदर जो है लोग सपोर्ट नहीं कर रहे निजाम का। लेकिन इस पूरे षड्यंत्र को, इस पूरे साजिश करने के लिए यहाँ की बेदार आवाम इस वक्त सड़कों पे है, और 5 बजे से भी तक शुरू हो गया है प्रोग्राम। सब लोग सड़कों पे हैं, लाखों की सड़कों पे है, और लोग आमादगी करके गए हैं कि हम जो है वो इफ्तार भी सड़कों पे ही करेंगे, नमाज भी वहीं पे पढ़ेंगे, और उसके बाद वो जो प्रोग्राम डेली का होता है वो पूरी रात आज चलेगा। तो पूरी तरह से यहाँ पे आवाम दोबारा एक बार मैदान में है, और इस बार ही मैदान में है, ताकि किसी भी तरीके का दाखिली मुश्किल जो है वो इजाद ना होने पाए, और अमेरिका और इजराइल को कोई मौका ना मिले कि वो अंदर से कोई मुश्किल इजाद कर सके ईरान के अंदर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन क्या ये खबर जो हम आपसे पूछ रहे हैं लारिजानी के बारे में, ये इसकी चर्चा भी चल रही है ईरान में? इस बारे में वहाँ की आवाम का क्या कहना है, वहाँ के लोगों का क्या कहना है? जो मैंने ईरानी जो मीडिया देखा है, उसमें पहले ये खबर आई है कि इजराइल ने दावा किया है कि हमने अली लारिजानी साहब को शहीद कर दिया है, लेकिन उसके बाद से उन्होंने अभी तक कोई इसकी पुष्टि नहीं करी है। एक उसके बाद लेटर जो है उनका शेयर किया जा रहा है ईरानी मीडिया और सोशल मीडिया में, जिस लेटर के अंदर उन्होंने इसके पहले जो कमांडर शहीद हुए हैं, उनका नाम मेरे जहन में नहीं है, उनके बारे में कुछ बातें लिखी थी। तो सिर्फ एक लेटर शेयर हुआ है। अब वो लेटर अभी लिखा गया है या पहले का है, इसके बारे में कोई अपडेट नहीं है। पूरी तरीके से आवाम जो यहाँ की है, वो जब अपनी शहादत देने के लिए आमादा है, तो फिर वो बड़े कमांडर या बड़े किसी लीडर की शहादत के लिए भी पूरी तरीके से आमादा है। और आप देखें कि ये खबर आ रही है कि लारिजानी साहब को शहीद कर दिया गया है, लेकिन फिर भी लाखों की तादाद में लोग सड़कों पे मौजूद हैं और अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरीके से निभा रहे हैं। तो इसमें वही मैंने जैसे पहले भी कहा कि अगर वो शहीद हो भी जाते हैं, तो पब्लिक पूरी तरह से तैयार है कि हम अगर कोई भी हमारा बड़ा लीडर शहीद होता है तो उसकी जाएगा, हम उसकी ऐसे ही फॉलो करेंगे, उसकी इताअत करेंगे, पहले वाले लीडर की कर रहे थे। जी, ये बताइए कि ईरान जो ताबड़तोड़ हमले कर रहा है UAE और कतर और दूसरे देशों पे, बगदाद पे यानी इराक पे, इन सब देशों पे हमला किया है, और इधर से भी कोई प्रतिक्रिया आ रही है क्या इन देशों की तरफ से, मिडिल ईस्ट की तरफ से?
नहीं, ये नहीं, इनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं है। आपने देखा है कि जब से इनके ऊपर अटैक हुए हैं, इन्होंने सिर्फ एक बार जीसीसी का जो है वो संयुक्त तौर पे बयान दिया था पर हमला हो रहा है, ये सही नहीं है, लेकिन उसके बाद से कोई भी अपडेट नहीं है। दुबई की तरफ से मैं देखता हूँ जो मीडिया में सिर्फ एक बयान आता है कि आज हमने इतनी मिसाइलों को रोक लिया है और इतने ड्रोन को रोक लिया है, उसके अलावा कोई भी बयान नहीं है। क्योंकि आप देखें कि जिस तरह से कुदरत का मुजाहरा ईरान कर रहा है, खाड़ी देश समझ गए हैं कि जब अमेरिका अपने बेसेस की रक्षा नहीं कर सकता तो वो हमारा क्या करेगा। और ईरान ने बार बार कहा है, बार बार इसको दोहराया है कि हम अब जितने भी पड़ोसी देश हैं उनके साथ अच्छे संबंध बना के रखना चाहते हैं, हमारा टारगेट सिर्फ और सिर्फ यूएस बेसेस हैं। ये बात शायद वहां के हुक्मरानों को भी समझ में आ गई है, इसलिए वो किसी भी तरह का कोई बयानबाजी नहीं कर रहे हैं, कोई बयान नहीं दे रहे हैं और किसी तरह का आप देखिए रिटेलिएशन नहीं कर सकते हैं, नहीं कर रहे हैं। तो ये बताता है कि खाड़ी देशों के हुक्मरानों को भी ये समझ में आ रहा है कि आने वाले वक्त में जब यूएस यहाँ से चला जाएगा तो हमें अपने पड़ोसी के साथ अच्छे संबंध बना के रखने चाहिए, क्योंकि इस वक्त अगर वो किसी भी तरह की झगड़े में और लड़ाई में पड़ते हैं ईरान के साथ तो उनके हित में नहीं है। जी, लेकिन ये बताइए, रिटेलिएशन की बात आप कर रहे थे, अगर ये घटना अली लारीजानी और सुलेमानी की बात आती है तो क्या इधर से ईरान जवाबी प्रतिक्रिया जो है रिटेलिएट करेगा? कितना तगड़ा करेगा, क्या करेगा, ज़रा ये इसकी कोई जानकारी? क्योंकि अभी तक 18वें दिन में ईरान जिस ढंग से अभी तक जो हमला कर रहा है उसमें इजराइल को लेके बहुत सारी बातें, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर को लेके बहुत सारी बातें हुई, लेकिन प्राइम मिनिस्टर अलग अलग वीडियो दिखा के बता रहे हैं। और दूसरी चीज़, क्या ईरान के पास जो मतलब मेरी इच्छा यह है कि मैं जानूं आपके ज़रिए कि इजराइल को कितना यहाँ पर हार्म पहुँचा पा रहा है ईरान, या ईरान इधर मिडिल ईस्ट में जो अमेरिकी बेस हैं उसी को ध्वस्त करने में लगा हुआ है और इजराइल वहाँ जो है वो मज़े में है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इजराइल मजे में है। इजराइल में जो सबसे हैवी मिसाइल सेजिल मिसाइल की कल बात चल रही थी, आवाज फिर चली गई। जी डिस्कनेक्ट हो गए हैं, आते हैं, लेकिन एक बहुत, क्योंकि ईरान में इजराइल को लेकर क्या बातें चल रही हैं ये जानना जरूरी है। हम लोग यहाँ जी, अगर रिटेलिएशन की जो आप बात कर रहे हैं तो देखिए ईरान ने पहले भी बयान दिया था, मुझे जहां तक याद है 2 दिन या 3 दिन पहले आईआरजीसी का बयान ये आया था कि हमें इस तरह की रिपोर्ट सुनने में आ रही। मुश्किल है, लेकिन चलिए डिस्कनेक्ट हो गए हैं शायद, कनेक्ट होते हैं तो फिर उनके पास आएंगे। लेकिन प्रशांत जी, रिटेलिएशन की बात हो रही है कि नेतन्याहू मर जा रहा है, वहां का प्राइम मिनिस्टर मर जा रहा है, तो हमारा असली टारगेट किसी को असैसिनेट करना नहीं है। हमारा असली टारगेट है कि इस पूरे निजाम को, इजराइल का जो निजाम है, जो हुकूमती निजाम है, उसको खत्म करना है कि वहां मुश्किल है, लेकिन महत्वपूर्ण बातें यहाँ। और अभी पिछले 3-4 दिनों से तो लगातार हम लोग, शुरुआती दिन से प्रशांत जी, हम लोग ईरान से ठीक ठाक बातचीत हो रही थी, लेकिन अभी कल से मैं देख रहा हूँ कि ये कनेक्शन में काफ़ी, चलिए आवाज़ नहीं आ रही है। मैं अपनी टीम को कहूँगा कि ज़रा अलग से फिर से कनेक्ट कर पाएँ तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। जी आगे बढ़ते हैं। प्रशांत जी, कैसे देखते हैं आप? और इसमें हम आएंगे, चीन और रूस दोनों खुल के कैसे आ गए हैं इस पर भी बात करेंगे। लेकिन अभी जो खबर आ रही है, और ईरान अभी, क्योंकि आज ही डोनाल्ड ट्रंप का बयान बहुत महत्वपूर्ण है जिसमें वो साफ साफ ईरान को लेके जो बात कह रहे हैं, वो उन्होंने मान लिया है कि ईरान ताकतवर है, ताकतवर हो चुका है, उन्होंने मान लिया है। जी देखिए, पहले तो अली लारीजानी के मारे जाने की जो खबर, जो दावा है, एक लाइन उस पर कह दूँ, देखिए ये स्ट्रेटजी कि आप मिलिट्री कमांडर्स को मार दोगे, आप नेताओं को मार दोगे, उनके सुप्रीम लीडर को आपने मार दिया, ये स्ट्रेटजी काम नहीं कर रही है। क्योंकि ईरान में पिछले साल जून में जब ये हमले हुए थे, तभी ये तय हो गया था कि कम से कम 10 लेवल तक
उन्होंने रिप्लेसमेंट जो है वो तय कर दिए थे। तो किसी एक का जाना हटना झटका तो है उस देश के लिए, वहाँ की मिलिट्री के लिए, वहाँ की लीडरशिप के लिए, लेकिन उसका रिप्लेसमेंट तुरंत तैयार है। तो ये स्ट्रेटजी कि ये हम लोगों को वहाँ मार देंगे और उसके बाद ईरान सरेंडर कर देगा, ये काम करने नहीं जा रही है। ये खबर सच हो या ये खबर गलत साबित हो, लेकिन ये स्ट्रेटजी नहीं काम कर रही है। ये स्ट्रेटजी अगर काम कर रही होती तो युद्ध अभी तक चल भी नहीं रहा होता, ये युद्ध खत्म हो चुका होता। दूसरी बात जो ट्रंप की बात है, देखिए ट्रंप कह रहे हैं, बहुत साफ साफ कह रहे हैं पत्रकारों से बात करते वक्त कि उनके एक्सपर्ट ने उनको बताया ही नहीं कि ईरान खाड़ी के देशों पे भी जवाबी हमले करेगा। ये किस किस्म का यूएस प्रेसिडेंट है, किस किस्म का सिस्टम है? आप एक देश पे हमला करने जा रहे हैं और इतना ओवर कॉन्फिडेंट हैं। और सबसे बड़ा जो ट्रंप ने जो नुकसान किया है यूएस का, वो ये कि एक ताकतवर आदमी की पहली हार तो ये होती है कि उससे लोग डरना बंद कर दें। जी। अब यूएस आर्मी की जो धौंस थी, यूएस आर्मी का जो धमक थी कि उसके पास न जाने कैसे कैसे इक्विपमेंट है, कैसे कैसे हथियार है, कहाँ कहाँ वो मार सकता है, कितने बम जो है कितनी गहराई तक वो मार देते हैं, बंकर ब्लास्टर है, दुनिया भर की बातें हैं। बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्रीज बनी हुई है स्टेल्थ बॉम्बर को लेकर और अमेरिका की मिसाइलों को लेकर। ठीक है, नुकसान कर रहे हैं, लेकिन ईरान का वजूद बना हुआ है, वो लड़ रहा है, जवाबी हमले कर रहा है। जी। तो अमेरिका की जो मिलिट्री की धौंस है, सबसे ताकतवर मिलिट्री की, वो धौंस निकल गई। ये काम तो ईरान ने कर दिया। अब उसका अंजाम कुछ भी हो, लेकिन वो काम तो ईरान ने कर दिया। सबसे बड़ी ईरान की जीत यही है कि ईरान जितना लड़ाई को दूर तक खींच सकता है वो खींच रहा है। और ट्रंप यहाँ तक आ गए कि वो कह रहे हैं कि ईरान के लोगों का आईक्यू लेवल बड़ा हाई है, वो बड़े स्मार्ट हैं, ये सब बातें भी कर रहे हैं। उससे लग रहा है कि उनका एक तो किस तरीके का व्यक्तित्व उनका, वो तो हम लोग सब जानते ही हैं, ट्रंप साहब का किस तरीके का व्यक्तित्व है। तो ये सबसे बड़ी उनकी जो मुश्किल है, वो हार ये है कि एक अमेरिका के सेना की धौंस निकल गई। दूसरा उनका बड़ा सेटबैक है कि यूरोप साथ नहीं आया, कोई देश साथ नहीं आया। जी। बार बार वो धमकियां दे रहे हैं, बार बार वो कह रहे हैं, उसके बाद भी आप देखिए कि जर्मनी का स्टेटमेंट आ गया, यूके का स्टेटमेंट आ गया, फ्रांस ने मना कर दिया। तो कोई कंट्री आ नहीं रहा है। नेटो बहुत साफ कह रहा है कि ये नेटो की लड़ाई नहीं है। तो अमेरिका अकेले वहां पे लड़ रहा है। और ये पिछले 30 साल में, बार बार मैं कह चुका हूं, पिछले 30 साल में अमेरिका की ये पहली लड़ाई है जब वो नेटो और यूरोप के बगैर इतना दूर आके लड़ाई कर रहा है। तो ये उनकी दूसरी हार है। और तीसरी हार उनकी ये कि उनके पास कोई एक विक्ट्री का ऑब्जेक्टिव नहीं है, इसीलिए वो कंफ्यूज हैं। वो क्या करने ईरान में घुसे उनको अभी तक नहीं मालूम है। इजराइल का ऑब्जेक्टिव बड़ा क्लियर है कि इजराइल को अमेरिका के खर्चे पर इजराइल के इंटरेस्ट के लिए ईरान पे हमला करवाना है। तो इजराइल का, नेतन्याहू का ऑब्जेक्टिव बड़ा क्लियर है कि युद्ध का मतलब है कि उनकी कुर्सी बनी रहेगी। तो नेतन्याहू का ऑब्जेक्टिव बड़ा क्लियर है, उसने अमेरिका को इनवाइट कर लिया, अमेरिका नेतन्याहू की लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन अमेरिका का क्या इंटरेस्ट है? क्या अमेरिका को तेल मिल रहा है? कल ट्रंप कह रहे थे कि हमको तेल की जरूरत ही नहीं, हम तो सेल्फ सफिशिएंट हैं। तो अमेरिका को अभी तक हासिल क्या हुआ? $1 बिलियन या $2 बिलियन रोज खर्च करने के बाद, करीब $11 बिलियन का नुकसान करने के बाद, अपने रडार फुकवाने के बाद, अपने सैनिकों की जान लेने के बाद, उनके 9 या 10 सैनिक मारे जा चुके हैं अब तक अमेरिका के, अपने जहाज गिरवाने के बाद अमेरिका को हासिल क्या हुआ? तभी तक अमेरिका को हासिल कुछ नहीं हुआ।
और आज अमेरिका की स्थिति ये है कि दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर देश हरमोज की संधि को खुलवा नहीं सकता है। उसको गिड़गिड़ाना पड़ रहा है देशों से कि आप करो ये। तो कौन से ताकतवर देश हो, कौन से महाशक्ति हो आप? जी। तो सबसे बड़ा तो हार यही है और अब लड़ाई केंद्रित हो गई है हरमोज पे। अब एक बात मैं जरा भारत की कह दूं कि भारत एशिया, साउथ एशिया का महाशक्ति हुआ करता था। मैं कह रहा हूं कि हुआ करता था क्योंकि आपके साउथ एशिया में घुसकर अमेरिका ने आपके मेहमान को टॉर्पीडो किया, उनके नौसैनिकों को मारा, उनके जहाज पे हमला किया। ऐसा कभी नहीं हुआ था। इंडियन ओशन की पहरेदारी भारत करता है, कभी उसने किसी को वहां आने नहीं दिया। तो वहां आपने आने दिया। उसके बाद आपके 9 मिलियन यानी लगभग 1 करोड़ लोग गल्फ में हैं। उनकी जान, उनकी नौकरी, उनकी सेफ्टी आपकी परवाह होनी चाहिए। आपके देश में लोग सिलेंडर लिए लाइनों पे लगे हुए हैं। अभी तक कुल आपके 2 टैंकर गैस के आ पाए हैं। 90-95 हजार टन, 80 हजार टन की रोज आपकी खपत है। 22 आपके जहाज खड़े हुए हैं वहां पे और आप ईरान से बात नहीं कर पा रहे हो कि आप उनको रिलीज करवाओ। तो भारत का क्या हासिल हुआ? बार बार ईरान कह रहा है कि ब्रिक्स की तरफ से आप स्टेटमेंट जारी करें। भारत ब्रिक्स का अध्यक्ष है, ब्रिक्स की बैठक करनी है। तो भारत की जो एक ग्लोबल पावर थी, भारत की एक नेगोशिएटिंग पावर थी, भारत का साउथ एशिया का लीडरशिप थी, वो सब स्टेक में है। और सब उसके अलावा ये पहली बार हो रहा है कि सबसे बड़ा नुकसान इसमें तो भारत का हो रहा है, फायदा रूस का है। यूरोप अपना मजे से है, हम अपना डॉलर भी, रुपया भी की कीमत गिरवा रहे हैं। हमारा स्टॉक मार्केट में 35 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट निकल गया। हमारे देश के लोग लाइनों पे खड़े हैं सिलेंडर लिए हुए, हमारे जहाज खड़े हुए हैं वहां पे जिनको परमिशन नहीं है। तो भारत को हासिल क्या हुआ इजराइल के साथ खड़े होने का? ये देश की जनता को सोचना चाहिए कि भारत की विदेश नीति पहली बार 70 साल 80 साल में पहली बार इतनी बुरी तरीके से विफल साबित हो रही है। जी राजीव जी, आप सही कह रहे हैं। भारत को हासिल क्या हुआ? भारत के वो जो मिडिल क्लास है उसको बहुत हासिल हुआ है। आप समझ सकते हैं क्या हासिल हुआ है। इजराइल के साथ हैं, ईरान पिट रहा है अगर तो बहुत हासिल होता है। खैर चलिए, अब इसको मैं कितना इजराइल, हमारे जो 22 ऑयल टैंकर फंसे हुए हैं, इजराइल निकलवा दे उनको। नहीं, उसकी जरूरत या नहीं इजराइल है। उनको गैस देते। उसकी गैस वैस की जरूरत नहीं, बहुत है। वो तो आप और हम लोग अफवाह फैला रहे हैं। बहुत है, 5,000 रुपये में सिलेंडर खरीद लेंगे, खरीद रहे हैं लोग, इसलिए बहुत है। नाले की गैस तो है, नाले की गैस है ही, तो इसलिए उसमें कोई टेंशन नहीं है। ये सब बिल्कुल खुश हैं इस वक्त, मस्त हैं। शकील जी, लेकिन यहाँ हिंदुस्तान में पार्लियामेंट तो चल ही रही है, चुनाव की घोषणा भी हो गई है, इन सब पे जाएंगे हम। थोड़ा ईरान, इजराइल और अमेरिका और उसका प्रभाव भारत पे जो पड़ रहा है उस पे हम लोग बहुत नज़दीक से देख रहे हैं, झेल भी रहे हैं। लेकिन फिर भी ईरान में अगर लारीजानी और सुलेमानी की मौत अगर हो गई, एक बात कह रहा हूँ, अगर हो गई है तो इसका कितना असर पड़ेगा? हालांकि अभी जुड़े हुए थे रिजवी साहब, कह रहे थे कि लाखों की तादाद में लोग अभी सड़कों पे हैं, कह रहे थे कि वीडियो थोड़ी देर में भेज रहा हूं। हालांकि उनको कनेक्ट करने में हमको काफ़ी मुश्किल हो रही थी। वीडियो देखते हैं कैसे पहुंच पाता है। अगर इस कार्यक्रम के बीच में अगर वो वीडियो वहां से आ जाता है तो ज़रूर हम दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप बताइए शकील जी कि इसका कितना असर इस जंग में, इस युद्ध में ईरान के ऊपर पड़ने जा रहा है अगर इन दोनों की आज खबर, जो मौत की खबर आ रही है तो? राजीव जी, सबसे पहले जो आपने अपने प्रारंभिक वक्तव्य में
ट्रंप साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो जानकारी दी वो बहुत ज़रूरी थी और बहुत अच्छी थी। हमारे पास अभी एक दो मैसेज आए कि ये सब बातें जो ट्रंप ने कही हैं, लोग कह रहे हैं उन्हें देखने को और सुनने को ही नहीं मिली कि ट्रंप ने किस तरह से जो है ईरान की और वहां के नेतृत्व की तारीफ करी। अभी जो आपने बताया उसमें जी। कुछ बातें और हैं, नहीं तो हम अपने उनकी जुबानी दर्शकों को सुना बता देते दें। हैं शकील जी, जिनको हाँ, जिनको बहुत नहीं। लंबा है वो। हाँ, लंबा है, बहुत लंबा है वो। लंबा है। उसको एडिट करना पड़ेगा, उसको वो हिस्सा एडिट करना पड़ेगा जी। जो आप सुना रहे हैं। इस टाइम इतनी जल्दी में नहीं हो पाएगा, पहले से वो तो बात अलग है। जी तो हमारे पास भी कुछ हिस्सा है उसका। खैर, तो ट्रंप ने कहा क्या? ट्रंप ने कहा कि मेरा जिन लोगों से मुकाबला है वो बहुत बुद्धिमान लोग हैं, उनकी आईक्यू क्षमता बहुत ज्यादा है, ये एक शतरंज का खेल है और बहुत ऊंचे पाए का खेल है। और इस शतरंज के खेल में जिनसे मुझे खेलना पड़ रहा है, मुझे मालूम नहीं था कि वो इतना अच्छा खेलने वाले हैं। तो ये सब ट्रंप को 18वें दिन कहने पे मजबूर होना पड़ रहा है। और आप जो अभी सवाल कर रहे थे कि उन्होंने वहां मार दिया टॉप लीडरशिप को और अली जानी को, राजीव जी कैसा युद्ध है ये? हत्याओं का महिमा मंडन हो रहा है। पहली बार इतिहास में कभी भी कोई देश की मैंने उस देश के इस नेता को मार दिया और उस नेता को और मारने जा रहा हूं और ये मर गया और उसका श्रेय ले रहा है, कभी नहीं हुआ। इसका परिणाम मालूम है अमेरिका को क्या होने वाला है और इजराइल को क्या होने वाला है? दुनिया भर में जो अगले युद्ध होने वाले हैं, इसी युद्ध में अब यही होगा। फौजें लड़ती थी, जमीन पे लड़ती थी, चलिए हवा में लड़ रहे हैं अब, लेकिन नेताओं को टारगेट करके, राष्ट्राध्यक्षों को टारगेट करके ऐसी लड़ाई कभी नहीं हुई। और इसका नतीजा यह होगा कि दुनिया में अब कोई भी राष्ट्राध्यक्ष, कोई भी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, कोई भी विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री सुरक्षित नहीं होगा। इससे ज्यादा खराब और खतरनाक बात क्या होगी? दुनिया के सारे राष्ट्राध्यक्षों को इसके खिलाफ खड़े होना चाहिए और आवाज लगाना चाहिए कि इजराइल वालों, इजराइल के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति, तुम बोल क्या रहे हो ये कि मैंने इसको मार दिया? सबसे पहले तो आपने सुप्रीम लीडर को मार दिया, आयतुल्ला अली खामनेई साहब को, उसके बाद आज अली जानी साहब की आप बात कर रहे हो, उससे पहले सुलेमानी को आपने मारा था, पिछले उसमें अमेरिका ने मारा था। तो ये सब क्या कर रहे हो आप? युद्ध इस तरह होते हैं। मतलब अगर युद्ध के अंदर कोई नियम कायदा नहीं होगा तो फिर कौन राष्ट्राध्यक्ष सुरक्षित होगा? ये आज के समय का सबसे बड़ा सवाल है। ये गुंडागिर्दी है, ये आतंकवाद है। अब नेक्स्ट बात कि ये जो अभी दावा कर रहे हैं इजराइल वाले, ये क्यों कर रहे हैं? देखिए, जो पहला वीडियो नेतान्याहू का आया था फर्स्ट, उसके बारे में पूरी दुनिया में यह खबर फैल गई है कि वो एआई का था। कल हम लोग जब बात कर रहे थे कि दूसरा वीडियो जो है उन्हें इशू करना पड़ा, वो दूसरा वीडियो इसीलिए जारी करना पड़ा कि पहले वीडियो पे लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ। आज क्रेडिबिलिटी अमेरिका की और इजराइल की सबसे नीचे गिर गई है। उनके दावों पे किसी को कोई भरोसा नहीं है। और जैसा कि रिजवी साहब बता रहे थे, वो इन सबसे ऊपर की बात है, आगे की बात है कि मार दो, क्या होता है? शहीद हो गए। जनता अगर इस बात के लिए तैयार हो गई कि हमारे नेता शहीद हो जाएंगे, हम लड़ेंगे, तो फिर कोई अमेरिका, कोई इजराइल नहीं जीत सकता। वियतनाम की तरह इन्हें वहां से भागना पड़ेगा। और इस युद्ध के परिणाम क्या हो रहे हैं? ट्रंप साहब को ये सब क्यों बोलना पड़ रहा है? दर्शकों को हमारे मालूम होगा, कुछ को नहीं मालूम होगा। वहां भी पेट्रोल महंगा हो गया है, अमेरिका में भी। और जैसे ही ट्रंप ने इस बारे में विचार किया कि युद्ध खत्म होते नहीं दिख रहा है, इस युद्ध को पहले ट्रंप साहब क्या कहते थे कि ये तो पहले ही जीता जा चुका है, पहले ही जीता जा चुका है, युद्ध शुरू होने से पहले ही। और आज स्थिति क्या है? उन्हें इस बारे में विचार करना पड़ रहा है कि क्या पैदल सेना उतारी जाए। और पैदल सेना उतारे जाने का नाम लेते ही अमेरिका में विरोध शुरू हो गया, भयंकर विरोध।
क्योंकि उन्हें मालूम है क्या परिणाम होगा उसका। अब पहला इस्तीफा वो भी ईरान हो चाहता गया है। है। शकील जी पहला इस्तीफा भी आ गया है। जोसेफ कैंट जी। डायरेक्टर नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर, इनका इस्तीफा अभी देख रहा हूँ लेटर में, और इन्होंने साफ साफ कहा है कि आप जो कर रहे हैं ईरान में उसका मैं सपोर्ट नहीं कर सकता, और मैं नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस, इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है, ये कहते हुए कि जो ईरान युद्ध में आप जो कर रहे हैं, राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी केंद्र के निदेशक हैं जोसेफ केंट, और इन्होंने ईरान युद्ध का हवाला देते हुए जोसेफ ने इस्तीफ़ा दिया है। ये इस्तीफ़े की चिट्ठी है। मैं ईरान से चल रहे कह रहे हैं युद्ध में मैं आपका साथ नहीं दे सकता, ट्रंप को भेजा अपना इस्तीफ़ा, और तत्काल प्रभाव से इन्होंने कहा है कि मेरे इस्तीफ़े को स्वीकार किया जाए, मैं दे रहा हूँ। ईरान से युद्ध के खिलाफ इन्होंने किया है और युद्ध का समर्थन नहीं करता हूं, कह रहे हैं। मैं ईरान से चल रहे युद्ध का समर्थन नहीं करता हूं, कह रहे हैं कि मैं युद्ध का समर्थन नहीं करता हूं। तो ये साफ इससे समझ में आ रहा है कि अमेरिका के अंदर भी जो चल रहा है वो ठीक नहीं चल रहा है। ये परेशानी में डोनाल्ड ट्रंप और पड़ने वाले हैं। खैर आगे बढ़ें, तो सीधे आता हूँ फिर। शकील जी अपनी बात पूरी कीजिए। बहुत सही टाइम पे दिखाया आपने, ये अभी अभी आया आतंकवाद। जी हाँ, बिल्कुल, इसीलिए सही टाइम पे बोल रहे हैं, सही टाइम पे दिखाया आपने जी। रियल टाइम, इसके लिए आज की लैंग्वेज में जो शब्द बोला जाता है वो यूज कर देते हैं हम। रियल टाइम न्यूज, रियल टाइम एंट्री, रियल टाइम एंट्री। तो ये जो आतंकवाद विरोधी अभियान के चीफ हैं, वो आतंकवाद का समर्थन कैसे कर सकते हैं? अमेरिका तो आतंकवाद कर रहा है, देना ही था उन्हें इस्तीफा। और अभी बहुत सारी बातें रह जाती हैं। कल ऑस्कर में वहां पे एक कलाकार ने इस युद्ध का विरोध किया, ऑस्कर अवार्ड जी, ऑस्कर अवार्ड में विरोध किया उन्होंने। पूरी दुनिया में विरोध हो रहा है इसका, क्योंकि ये खुली गुंडागिर्दी है। और आज इजराइल ने ये कह के कि उनको मार दिया, अली जानी को, ये एक नई शुरुआत कर रहे हैं जिसमें कोई भी सुरक्षित नहीं है। यूएन को सामने आना चाहिए, और ये जापान, जर्मनी और दूसरे देश जो है ये सामने आए हैं जिन्होंने हुर्मुज जाने से मना कर दिया अपने जहाज पहुंचाने के लिए, जो अमेरिका ने कहा था। अमेरिका खुद नहीं पहुंचा पा रहा है वहां पे। तो अमेरिका के अंदर, हाँ, हम जो बता रहे थे, शायद बता पाए या नहीं, दोबारा बता देते हैं, भूल गए हम कि बता रहे थे हम जो पेट्रोल की बात वहां पे, कि अमेरिका में पेट्रोल महंगा हो गया है। दुनिया भर की वो बात कर रहा है, खुद अपने पेट्रोल की कीमतों पर अमेरिका कंट्रोल नहीं कर पाया। तो अगर वहां पेट्रोल महंगा होगा, दूसरी चीजों की महंगाई बढ़ेगी, और पैदल सेना उतारने की आप बात करोगे, जमीन पे लड़ने की बात करोगे, तो ईरान तो इसको स्वागत कर रहा है कि आइए जमीन पे। और जमीन पे उतरते ही 11,000 किलोमीटर दूर अफगानिस्तान में क्या हाल हुआ था अमेरिका का, वियतनाम में हो चुका है इससे पहले। 11,000 किलोमीटर है करीब करीब, वहां आपकी सेना जाएगी और वहां ऊपर पैराशूट से ड्रॉप होंगे, क्या हाल होगा वहां पे? क्योंकि आपने सोचा था कि वहां पे आपको कोई सहायता मिलेगी जी। एक बात तो बहुत क्लियर हो गई है कि ईरान की जनता की तरफ से, ईरान के नेताओं की तरफ से, या ईरान में कोई सेक्टर ऐसा नहीं है जो अमेरिका और इजराइल का साथ दे सके। अभी जो रिजवी साहब बता रहे थे कि लाखों लोग आज फिर उतरे हुए हैं सड़क के ऊपर। जनता के अंदर जो अपनी आजादी को लेके और अपनी सोवरेनिटी को लेके, संप्रभुता को लेके जो जज्बा है, उसका तो कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता। वो अमेरिका से नहीं डरेंगे, वो इजराइल से नहीं डरेंगे। और जो आप कह रहे थे, बिल्कुल सही कह रहे थे कि अमेरिका को कोई एस्केप रूट ढूंढना पड़ेगा। वो जो आज तारीफ कर रहा है ईरान की, वो इसीलिए कर रहा है। वो जो रूस से बात कर रहा है, वो चीन से बात कर रहा है, वो दुनिया भर के देशों से बात कर रहा है, उसे कोई रास्ता बता दे। और हम तो ये चाहते हैं, हमारा देश भी चाहता है कि वो रास्ता हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा बताया जाए जी। हम भी कहीं ना कहीं अपनी भूमिका में दिखें, पर अफसोस हम अपनी भूमिका में कहीं भी दिख पाने में असफल हैं, दिख नहीं रहे हैं। हालांकि हमें दिखना चाहिए, भारत एक बहुत बड़ा देश है। तो अब देखते हैं क्या होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अनिल जी, अपने देश में लोग इजराइल के प्रति इतना प्रेम कैसे अचानक बढ़ गया? इतना प्रेम तो इजराइल के प्रति कभी नहीं रहा। ईरान के साथ हमारा पुराना संबंध है,
नवरोज अपने यहाँ भी मनाया जाता है और तमाम एक रूट है हमारा ईरान और भारत का सदियों पुराना। और उसके बाद आज मैं देखता हूँ कई लोग हैं सोशल मीडिया पे जिस ढंग से ईरान के खिलाफ बिल्कुल जहर उगल रहे हैं, ये क्यों आखिर हो गया? अचानक ये परिवर्तन क्यों है? नहीं, वो ये जो आप देख रहे हैं वो ऑर्गेनाइज्ड ये है, कैंपेन है, वो ईरान के खिलाफ है। हिंदुस्तान के लोग ऐसा मैं नहीं मानता, और कोई इजराइल के साथ हो सकता है। एक तो जरूर है कि सांस्कृतिक तौर पर और मतलब दिमागी तौर पर अब 10 साल में हिंदुस्तान के लोगों की जो संवेदनशीलता है, उस संवेदनशीलता में बहुत कमी आई है। और वो जो है वो जो विश्व गुरु का जो इमेज था उसमें यही था कि आप कैसे दूसरे पर को रौंदेंगे, ताकतवर कैसे हैं। जो हमारे मूल्य थे अहिंसा के और जो करुणा के, वो मूल्यों का क्षरण जरूर हुआ है। और एक बड़ा मिडिल क्लास है जो कि सुविधा भोगी है, जो ये कंज्यूमरिज्म के पक्ष में है, और वो कॉमनल भी हुआ है। इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। दूसरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी यहाँ के कलाकार, जो अभी बताया ऑस्कर के बारे में, पूरी दुनिया में इसके खिलाफ अभी जो बच्चे जो मारे गए मीनाब में, उसके बारे में एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है। वहां के मीडिया ने उनके खिलाफ में उसके बारे में बात कर रही है। लेकिन यहाँ हिंदुस्तान में जो इसके इन चीजों के खिलाफ जो लोग जो असर हो रहा है, जो मानवता पर असर हो रहा है, जो जेनोसाइड हो रहा है, आपने देखा गाजा में असर हुआ, उसमें हम लोग न्यूट्रल रहे एक तरह से, और उसको सेलिब्रेट किया यहाँ का जो ये है गोदी मीडिया और कॉमनल जो यहाँ का ये आउटफिट्स है, वो एक तरह से वो मुसलमानों पर आक्रमण के रूप में लिया। तो ये उन्हीं का एक कैंपेन है। मैं नहीं मानता कि ईरान के खिलाफ कोई हिंदुस्तान में कोई ये है, मतलब उनके बारे में लेकर के कोई उनको मतलब बुरा ख्याल है। और लेकिन ये संवेदनशीलता घटी है, और वो दिखाई इसीलिए जो सोशल मीडिया पर आपको दिख रहा है वो वही वोकल क्लास है जो बहुत थर्ड रेट है, घटिया, और जिसकी जितनी आलोचना की जाए उतनी कम है, जो कि सेलिब्रेट करता है इन चीजों को। 10 लाख लोग लेबनान में जो है 10 मिलियन ज्यादा मतलब संख्या में ध्यान से उतर रहा मेरा, वो डिस्प्लेस हो गए हैं। ईरान में ढेर सारे लोग हो गए हैं। अभी रिपोर्ट आई है यूनाइटेड नेशंस की कि 45 मिलियन लोग जो है वो हंगर के जो भूखमरी के शिकार लोगों में इतने लोग जुड़ जाएंगे और एक्स्ट्रा, मतलब इस वॉर के कारण जो तेल नहीं मिल रहा और बहुत सारी चीजें महंगी हो गई। तो ये हालत है। इसकी जो सेंसिबिलिटी है इंडिया में वो निश्चित तौर पर कम हुई है, क्योंकि जो ये पूरा स्ट्रक्चरिंग हुआ है उसमें इन चीजों पर हम लोगों ने 10 साल में जो मानवता के बड़े मूल्य हैं उस पर बहस भी नहीं की और उसका नहीं किया। लेकिन अगर आप यूट्यूब में आप चैनल्स देखेंगे, आप जैसे यार बहुत सारे लोगों का या लोगों की प्रतिक्रियाएं देखेंगे, मैं तो चैनल्स पर जाता हूं तो उसके बाद लोगों का रिस्पॉन्स भी आता है। बहुत बड़ी संख्या में लोग इस बात से खुश हैं कि अमेरिकी दादागिरी जो है उसको बड़ी चुनौती मिली है, और उसको उनको एहसास भी हो रहा है कि ये जो अब जो ईरान के युद्ध के बाद वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होगा, और इसके वेलकम करने की भी धीरे धीरे है। लेकिन ये एक देखिए, ये प्रोपेगेंडा वार है। अब झूठ देखिए कैसे फैला रहा है ईरान के बारे में भी, और सारा जो अपने बारे में जो नुकसान अपना उनका है उसके बारे में बताते नहीं है। अभी आप देख लीजिए कि यह जो गल्फ स्टेट्स पर अटैक हो रहे हैं या इजराइल पर अटैक हो रहे हैं, इन कंट्री इनके बारे में सही तफसील से आपको जानकारी नहीं मिलती है। लेकिन ईरान का मीडिया तो ज्यादा हमको लग रहा है ओपन है कि वो जो है उनके यहाँ अगर ये क्या कहते हैं लोग मरते हैं, उन पर जो अटैक होता है उसकी सही जानकारी देते हैं। तो वो जो है दूसरा एक और चीज का लोगों को जानकारी देना जरूरी है। इसका कैरेक्टर देखिए इजरायली यूएस अटैक का, इसने सिविलियंस पर स्टार्ट में एक उनके राष्ट्राध्यक्ष को मार डाला, जो कि इंटरनेशनल लॉज के ये जेनेवा कन्वेंशन सबके खिलाफ है। वो किया। दूसरा सिविलियन
स्ट्राइक किया और सबसे बड़ा मीनाब के स्कूली बच्चियों 160 बच्चियों की हत्या कर दी। तो और ये इनका सिविलियन पर स्ट्राइक कर रहे हैं लगातार, ये वही गाजा वाला कर रहे हैं। लेबनान, और उसका बदला लेने के लिए लेबनान पर अटैक, ईरान से भिड़ नहीं पा रहे हैं तो लेबनान पर अटैक कर रहे हैं, हिजबुल्लाह के नाम पर वहां के सिविलियंस के कत्लेआम कर रहे हैं जो उन्होंने हमास के नाम पर गाजा पे किया। तो ये जो कैरेक्टर है यूएस इजराइल नेक्सस का, उसके बारे में लोगों को बताना चाहिए कि ये लोग अगर इनके पास अगर इनपुट है और इतना पावरफुल है, एआई इनके पास ताकत है, तो ये जो है उनके उस जो मिलिट्री ये है क्या कहते हैं इंस्टॉलमेंट्स है उस पर अटैक करें, ये सिविलियंस पर क्यों अटैक कर रहे हैं? वो ईरान के मोरल को पर अटैक करना चाहते हैं, उनके ईरान की सभ्यता पर। वहां हेरिटेज साइट 56 हेरिटेज साइट्स के बारे में रिपोर्ट आई है कि वो या तो डिस्ट्रॉय कर दिया इन्होंने या उसको, यही इराक में किया। हजारों साल की सभ्यता, ये जो कि साझी विरासत है पूरी दुनिया की, पूरे मानवता की, उसको नष्ट कर रहे हैं। ये इस बारे में, और हमारा जैसा जो मुल्क जो एंशिएंट है, हम इसकी बहुत प्राचीनता की अपनी इतनी बखान किया करते हैं, उस पर कोई स्टेटमेंट नहीं दिख रहा है और न कोई ये किया है। भारत सरकार का तो जाने दीजिए, लेकिन जो बौद्धिक हैं, जो लोग हैं, उनको कम से कम ये जो मानवता के खिलाफ जो युद्ध छेड़ रखा है, ये मैं इसमें कोई इंटरेस्ट मेरा नहीं है कि अमेरिका जीत रहा है कि ईरान जीत रहा है। मानवता कहां हार रही है, इसके बारे में बात होनी चाहिए। हम तो इसी के लिए जाने जाते हैं ना। गांधी जी ने लगातार फिलिस्तीन के मामले को लेकर के, या जो मिडिल ईस्ट में या कहीं भी था, उनका एक ही कंसर्न होता था कि ये कहीं भी मानवता नहीं डिफीट हो, और इन्हीं मूल्यों को लेकर के हमने ये क्या कहते हैं अपना नेशन बनाया। बेसिस ऑफ हमारा जो बुनियादी जो उसका आधार है, बुनियाद है उसकी, वो यही है। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट को तो जाने दीजिए, लेकिन एज एन इंडियन भी हमको खड़े होना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद मैं कोई ऐसा ईरान के खिलाफ कोई ये नहीं देख रहा हूं, मतलब जो लग रहा है वो गोदी मीडिया और जो कम्युनल ये है क्या कहते हैं सोशल मीडिया का जो बड़ा हिस्सा है, वो कैंपेन है। वो आप उसको खंगालेंगे तो पता चलेगा कि एक ही सोर्स रहता है, और वो सोर्स सब जो फंडेड है इनके द्वारा, राइट विंग ये के द्वारा, वो उनके हैं कैंपेन। इस कैंपेन का मुकाबला करना चाहिए, और सिर्फ इसको एक रणनीतिक लड़ाई या युद्ध में हार जीत के संदर्भ में नहीं देखना चाहिए। मुझको लग रहा है। दूसरी बात एक और कहूंगा कि ये जो वर्ल्ड ऑर्डर चेंज कर रहा है, उसके लिए जो भारतीय बौद्धिक वर्ग है या जो कहते हैं सरकार है, उसको तैयारी करने के तैयार, मतलब उसको फोर्स करना चाहिए कि ये जो नया वर्ल्ड ऑर्डर जिसमें दादागिरी नहीं रही है अमेरिका की, जिसमें क्या कहते हैं ये जो नया निजाम बनाया है इन्होंने, वो टूटने वाला है, उसके लिए तैयारी करनी चाहिए। और जो प्रिजुडिसेस हैं कि रसिया, चाइना और ये क्या कहते हैं जो इस्लामोफोबिया है, इसके खिलाफ जो एक बनने वाला है माहौल, उसके लिए तैयारी करनी चाहिए नया वर्ल्ड ऑर्डर के लिए, जिसमें पाकिस्तान भी होगा, बांग्लादेश भी होगा, गल्फ स्टेट्स भी होंगे, ईरान भी होगा, और ये सारे मुल्क हमारे आसपास में। तो एक नया एक तरह से जो पूरा ये है जिसको आप कहते हैं कि हमारी जो समझ है दुनिया के बारे में, आसपास के बारे में, उसके लिए तैयारी करनी चाहिए। 18 दिन के युद्ध ने ये दिखा दिया, ईरान ने उसकी बुनियाद खड़ी कर दी है, और इसके लिए उसको पूरा समर्थन देना चाहिए, और उसके ये क्या कहते हैं पक्ष में हम लोगों को आवाज उठानी चाहिए कि ये जो है लड़ाई में तुमको 18 दिन, इन्होंने तो ऐसा बताया था ना कि गए और जीत लिया, अब मार दिया अब खामनेई को, अब तो खत्म हो गया खेल, लेकिन नहीं चला ना। और उसमें पूरी दुनिया, और दूसरा है कि जो डिवीजन हुआ है वो देखने लायक है। कोई हॉर्मुज के स्टेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में जो उनका अमेरिका बोलने के बाद, आपको याद होगा इराक में सारे के सारे अपने जहाज भेज रहे थे, और उसके बाद सब लोग गए थे, उनके आर्मी के लोग गए थे इराक पर हमला करने के लिए। इस बार उनको कहने पर भी वो जो है युद्धपोत भेजने के लिए तैयार नहीं है, और उन्होंने कहा कोई जल्दी नहीं है, और हम लोगों को इसके लिए कोई इसकी भूख नहीं है कि हम वहां क्या कहते हैं उसमें हॉर्मुज में इंटरवीन करें। और उसके बाद फ्रांस
इंग्लैंड सब जो है बिना नेटो के, बिना अमेरिकी मदद के अपनी क्या कहते हैं सामरिक तैयारी के बारे में बात कर रहा है अपने संसद में, और उसके लोग जो बात कर रहे हैं। फ्रांस ने भी कहा कि हमारा जो एटॉमिक ये है उसको पावर को जरा दुरुस्त करना, मतलब कैसे कैसे कर रहा है। वैसे ही हमें इंग्लैंड ने कहा कि हम लोगों को पूरी तरह से अमेरिका पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। तो वो जो क्रैक, मतलब ये जो बनाया था अमेरिका ने पोस्ट सोवियत कोलैप्स के बाद, जो है वो जो है जो रेजिम बनाया था वो रेजिम खत्म हो रहा है। लास्ट पॉइंट में एक और लोगों को बताना चाहूंगा कि हर 35 साल या 25 साल के बाद वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, चाहे आप पूरी दुनिया में देखें, ये जो 200 सेंचुरी का जो मामला है वो पहले मेडिएवल पीरियड का गया कि पर्शियन एम्पायर 300 साल तक है, मुगल एम्पायर 250 साल से। अब ये सब की मियाद जो है ये एम्पायर्स की, ये जो कैपिटलिज्म और इंपीरियलिज्म का एम्पायर है वो 25 से 30 साल नहीं टिक पाता है, और इसके बाद ये वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो जाता है। ये वर्ल्ड ऑर्डर अब चेंज होने वाला है। ईरान में इसकी शुरुआत हो गई, और ये शुरुआत का जिम्मेदारी अमेरिका को लेनी पड़ेगी, क्योंकि उसी लिए ये प्री मैच्योर और प्री मेडिटेटेड, जिसको आप कहते हैं, ये किया, आक्रमण किया। अब उनको लगेगा कि क्या है, इस सच में ये नेतन्याहू ने उनका ये कर लिया, मतलब उनको मतलब एक तरह से आपने ये में फंसा लिया। अब अमेरिका को उसकी कीमत देनी पड़ेगी। अमेरिका रास्ता ढूंढ रहा है। देखिए, ईरान को तो पता है कि क्या करना है, अमेरिका को पता नहीं है। स्टार्ट किया था रेजिम चेंज से, हम तो वहां रेजिम बदलने जा रहे हैं। अब कोई रेजिम चेंज की बात कर रहा है क्या? वो खत्म हो गया। न्यूक्लियर कहा कि खत्म करेंगे, वो उसकी भी बात धीमी पड़ गई है। अब वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज, तेल, ये सब पर आ रहा। अब अंत में वो कहेगा कि वर्ल्ड इकोनॉमी खतरे में है, हम जो है विड्रॉ करते हैं। हमको तो विड्रॉल दिखाई दे रहा है भाई। जी, विड्रॉल दिखाई दे रहा है। इस बीच जो खबर आपको दिखा रहा था, जोसेफ केंट ने जो इस्तीफ़ा दिया है, उन्होंने उसमें कहा है कि मेरा विवेक कहता है कि मैं अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर ईरान में चल रहे युद्ध का समर्थन नहीं कर सकता। ईरान से हमारे देश को कोई तत्काल खतरा नहीं था, और ये साफ है कि हमने ये युद्ध इजराइल और उसकी शक्तिशाली अमेरिकी लॉबी के दबाव में शुरू किया है, और ये अमेरिका के लिए ठीक नहीं है, और इसलिए मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। ये बड़ा झटका है डोनाल्ड ट्रंप को, और इसे उसी रूप में माना जाएगा, क्योंकि नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर का ये इस्तीफ़ा, जोसेफ केंट का इस्तीफ़ा, ये काफ़ी मायने रखता है। आना चाहता हूँ पंकज जी आपके पास, और बात यही कर रहे हैं हम लोग, वर्ल्ड ऑर्डर चेंज की बात भी। और देखिए, एक ताकत, एक शक्ति तो मिल गई यूरोप को भी, कि सीधे सीधे कह रहा है कि हम आपके साथ नहीं हैं। अब अमेरिका के अंदर भी वो शक्ति आ रही है। पहला इस्तीफा, भी कई सारे इस्तीफे आएंगे, अगर ये 18 दिन आज ऑलरेडी बीत चुका है, और इसके बाद कई और दिन बीतेंगे तो और भी शक्तियां मिलेंगी। कैसे देखा जाए वर्ल्ड ऑर्डर के हिसाब से भी, इस जंग के हिसाब से भी, और अमेरिका और ईरान के हिसाब से? पंकज जी। राजीव जी, सबसे बड़ी चीज हमारे दर्शकों को समझना होगा कि अमेरिका का इस युद्ध में हर दिन लगभग 860 मिलियन डॉलर से लेकर 1 अरब डॉलर का खर्चा हो रहा है। और आज का ईरान सरकार का बयान है कि हमें कोई बड़ी आर्थिक दिक्कत नहीं हो रही। हम जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम बढ़ रहे हैं, तो उससे हम प्रतिदिन 140 मिलियन डॉलर कमा ही रहे हैं। एक तरफ गुजर है। दूसरी चीज ये हुई कि अमेरिका के जिन उपकरणों का नुकसान हुआ, राडार्स का, जहाज का, या पानी के जहाज में जो चोट लगी, या जितने जगह उनकी नुकसान हुआ है, वो अरबों खरबों डॉलर के थे। और मजेदार चीज है कि जो ईरान में जो कई यंत्र हैं वो कम कीमत के। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ईरान के जो ड्रोन कोहराम मचाए हुए हैं वो मोटरसाइकिल के इंजन पे बने। और आज की तारीख में ये अमेरिका की अब खुफिया एजेंसी जानकारी दे रही है कि ईरान के पास में इस समय छोटी और मध्यम दूरी के करीबन 40,000 तक ड्रोन पड़े।
और 20,000 मिसाइल हैं जो 1500 से 2000 किलोमीटर मार के लायक है। वो 2 टन से 60 टन तक का वारहेड ले जा सकती है। अब इस पोजीशन में कई चीजें हो रही। एक तो क्या हुआ कि जो इजराइल और अमेरिकन लॉबी विश्व स्तर पर हथियार बेचने के लिए मशहूर थी, उनके हथियारों के जो कथित दावे थे वो यहाँ पे फ्लॉप हो गए। तो ये हथियार लॉबी एक तो फ्लॉप हो गई। दूसरा ये हुआ कि अमेरिका ने बड़े स्तर पर गल्फ कंट्रीज में अपने विनिवेश कर रखे थे, कंस्ट्रक्शन साइट में और इन सब में। और जिस तरीके से दुबई में धमाके हुए, उससे जो निवेशक हैं वो भाग रहे हैं, कई लोग वो देश छोड़ के भाग रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज आप देखिए कि जिस इराक में अमेरिका कोशिश कर रहा था कि कुर्द विद्रोही जाकर ईरान पे हमला कर दें, उस इराक में सॉरी, अमेरिका विरोधी लॉबी सक्रिय हो गई। आज बगदाद में अमेरिकी दूतावास पर जो हमला हुआ है ड्रोन और मिसाइल से, वो इराक में बैठे ही अमेरिका विरोधी लॉबी ने किया है। वहां से ये भी चर्चा है कि सद्दाम हुसैन की बाथ पार्टी से जुड़े हुए जो लोग थे वो वहां पर छोटे स्तर पर एकजुट हो रहे हैं। तो जो अमेरिका ने सोचा था कि हम ग्राउंड सेना से टकराव कराएंगे, वो अपने आसपास घेरा लग रहा है। गल्फ कंट्रीज में जिस प्रकार से बर्बादी हो रही है, देखिए ईरान तो कह रहा है मैं तो बर्बाद हूं, लेकिन मजेदार चीज हो रहा है कि ईरान जो मिसाइल मार रहा है दूसरे गल्फ कंट्री में, ओमान और इसके ऑयल भंडार पर, तो वो ऑयल भंडार तो ओमान का जलता है, लेकिन दिल ट्रंप का जलता है। उसको लगता है मेरा ही माल जल रहा है, क्योंकि अंत में तो उसी को सस्ते दाम में तेल मिल रहा था वहां से। ये एक बहुत जटिल परिस्थिति ट्रंप के लिए हो गई है। अब आज की जो हत्या है, लारीजानी की हत्या कर दी, ये क्यों किया गया? मैं अभी नहीं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन ये बात है कि 2 दिन से नेतन्याहू जी की हत्या की बड़ी चर्चा थी। आखिर ऐसा क्या कारण था कि नेतन्याहू को की हत्या नहीं हुई, इस दिखाने के लिए उनको बार बार एक कॉफी शॉप का एआई वीडियो बनाना पड़ा। आज भी जो वीडियो आया उसमें वो अपनी 5 उंगलियां 6 उंगलियां दिखा रहे हैं सिद्ध करने के लिए जी। यह बात बड़े स्तर पर वैश्विक मीडिया कह रहा है कि भले ही नेतन्याहू जी की हत्या की मौत नहीं हो, लेकिन वो घायल हुए। तीसरी चीज, इजराइल की जितनी भी खुफिया तंत्र था उसको ईरान ने छीनने भिन्न कर। देखिए ईरान की कौन सी जगह कहां पर है, यह इजराइल के जासूसों के लिए ऐसे ही जैसे लोकल एक पुलिस के 20 कांस्टेबल को मालूम होता है। तो यह कोई बहुत बड़ी चीज नहीं। आप उस देश पे हमला कर रहे हैं जिसके पास में वायुसेना की ताकत ही नहीं, तो आप वायुसेना से तो हमला कर रहे हो, लेकिन जो मिसाइल की मार पड़ रही है उसका आपके पास क्या जवाब है? आपको एक चीज और बताऊं, ईरान ने 1 साल में एक ऐसा स्ट्रक्चर खड़ा किया, उसने पूरे देश को 7 हिस्सों में बांटा, और उसके जो कमांडर है उनको उसने बोल रखा है आपको केंद्र से कोई भी अनुमति लेने की जरूरत नहीं, आपको तो टारगेट मालूम है, आप ठोको। वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो ट्रंप साहब सोच रहे थे कि ये मुगल काल की लड़ाई है कि 2 सेनाएं लड़ी और राजा मारा गया तो पूरी सेना पर लड़के भाग गई, या जैसा सद्दाम हुसैन की रिजीम में हुआ था जी। या जैसा उन्होंने कदाफी के साथ में लीबिया में कर दिया था। लेकिन ईरान की स्थिति दूसरी है। वहां पे जो भी कट्टरवाद आया या जो आया, लेकिन वहां पर रेस्ट्रिक्शंस नहीं हुए। महिलाएं हर फील्ड में काम कर रही हैं, होटल्स में काम कर रही हैं, स्पोर्ट्स में काम कर रही हैं, फिल्मों में काम कर रही हैं और सुरक्षा के साथ काम कर रही हैं। वहां इस प्रकार का तो कुछ है नहीं। 96% महिलाएं शिक्षित है वहां पे। तो वहां के लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता के कारण कोई उनके दैनंदिन जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है जी। तो ट्रंप ने जो कुछ भी सोचा था, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से और सैनिक रूप से, वो तीनों असफल रहे। क्योंकि उनकी सबसे बड़ी असफलता हो गई कि उनको जिन
लोगों में नाच था कि वो सब हमको साथ देंगे, उनमें से कोई साथ नहीं दे रहा। तो ये ट्रंप ने इस विश्व के ऑर्डर को खुद बदलने की चुनौती दे दी है। अब ये है कि ईरान को आप खूब बम मार लो हवा से, लेकिन उसने बता दिया कि मैं ईरान और इजराइल दोनों को मिलाकर, अकेले ईरान और इजराइल नहीं, उसके साथ में 8 देश गल्फ पे भी जोड़ लीजिए, उन सबको मिला के अकेले लड़ सकता हूं। तो लड़ रहा है, तो ठिकाने से लड़ रहा है। जी राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। जल्दी से आना चाहता हूं अमलेंदु जी आपके पास। जो खबरें हैं, इन खबरों के बीच लारिजानी का अभी कंफर्म नहीं है कि उनको मारा है नहीं मारा है, और बात तो यही है कि ईरान से सारी खबरें आती हैं, इजराइल से कुछ नहीं आता। इजराइल में कौन मारा गया नहीं मारा गया ये पता भी नहीं चलता, इतना ज़्यादा सेंसरशिप है वहाँ पे। लेकिन रूस और चीन की भूमिका यहाँ पर कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है ईरान के और अमेरिका के लिहाज से अमलेंदु जी, जबकि दोनों नेताओं के बीच यानी डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन से जब बातचीत हुई थी, 1 घंटे लगभग बातचीत हुई थी, तो उस समय इस युद्ध को लेकर, और उसमें पुतिन ने कहा था कि इसको रुकवाने के लिए मेरे से कोई मदद चाहिए तो मैं करने के लिए तैयार हूं। क्या उसके बाद का ये रिएक्शन है? अनम्यूट कीजिए। ये राजीव जी आप देखिए कि कल ही ट्रंप जो थे वो कह चुके थे कि हम अपनी जीत का ऐलान नहीं कर सकते। हाँ। यानी इजराइल को लग गया कि जंग खत्म होने की तरफ है, और ट्रंप जो है किसी भी दिन घोषणा कर सकता है कि भाई युद्ध खत्म और ईरानी बहुत बहादुर है, जैसे कि आज उसने घोषणा की हुई कि ईरानी बहुत बहादुर है। तो जंग में आग में घी डालने का काम जो है वो इजराइल की तरफ से राजीव जी ये किया गया है। और ये मारे गए हैं अली लारिजानी कि नहीं मारे गए हैं ये बाद में मालूम लगा, लेकिन जब ये सूचनाएं आने लगी और खबरें पूरे दुनिया भर में ये होने लगी, और वहाँ के जब रक्षा मंत्री हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि हमने अली लारिजानी को खत्म कर दिया है। उसके बाद नेतन्याहू का एक चित्र जो था वो जारी किया गया कि वो बात कर रहे हैं, आदेश दे रहे हैं लारिजानी को मारे जाने का। इसके बाद लारिजानी के ट्विटर हैंडल से राजीव जी वो पोस्ट किया गया जो एक उनका हैंड रिटन जो था वो था, यानी ये बताया गया कि लारिजानी जीवित है। अब वो नुकसान उनको हुआ है कि नहीं हुआ है ये तो स्वीकार किया है ईरान ने भी कि भाई हमले हुए हैं। तो अब ये संदेश दे दिया गया कि लारिजानी बाहयात हैं। तो मुझे लगता है राजीव जी की नुकसान हुआ होगा, क्षति पहुंची होगी, चोट पहुंची होगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती है, लेकिन वो अभी जिंदा हैं ये ऐसा समझ में आ सकता है। लेकिन इजराइल की जो रणनीति है वो ये है कि इस आग को ठंडे नहीं होने दिया जाए, क्योंकि ये आग ठंडी होगी तो ठंडी होते ही नेतन्याहू जेल जाएगा। तो राजीव जी नेतन्याहू जेल जाने से घबरा रहा है, जेल जाना नहीं चाहता है, तो इसलिए वो ये आग ठंडी होने नहीं देगा। ट्रंप साहब का चाहे कितना बड़ा नुकसान हो जाए, अमेरिका का कितना बड़ा नुकसान हो जाए, इजराइल का कितना बड़ा नुकसान हो जाए, लेकिन नेतन्याहू जेल जाने को तैयार नहीं है, तो इसलिए वो ठंडा इस तरीके आसानी से होने नहीं देगा। जहां बात किसी मतलब नतीजे पर पहुंचती दिखाई देगी, वहां से कुछ ना कुछ ही ऐसा करवा दिया जाएगा कि ये बात बनने नहीं पाए और आगे बात बढ़ती चली जाए। ये एक रणनीति के तहत राजीव भी हो सकता है। लेकिन अब जो खबर आ रही है वो खबर ये आ रही है, और IRGC ने उसका दावा भी किया है। एक तो सुबह उन्होंने जो 57वीं लहर अपनी भेजी थी ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की, उस 57वीं लहर से उन्होंने नेतन्याहू के ऑफिस के आसपास के इलाकों को निशाना बनाया है, ये उन्होंने दावा किया। और इजराइल ने इसकी कोई मतलब खंडन नहीं किया है कि निशाना नहीं बनाया गया, बल्कि IDF ने कहा कि इजराइल की तरफ से हमले हो रहे हैं, हम उनको इंटरसेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा भी फिर जो है वो चौथी लहर 50th लहर जो है वो फिर जारी की गई है IRGC की तरफ से, और उसमें फिर साफ तौर पे कहा गया है कि अमेरिका की जो बेस है और इजराइल जो है उसको हम निशाना बना रहे हैं, तो इसमें हम भेज रहे हैं। दूसरा जो मोहम्मद बाकेर कलीबाफ हैं जो वहाँ के ईरानी संसद के स्पीकर हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम तब तक लड़ेंगे जब तक हमें ज़रूरी है, और हम अपने देश की रक्षा के लिए आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। फिर उन्होंने स्पष्ट कर दिया और कहा कि हमारा जो मिसाइल कार्यक्रम है वो शुद्ध देसी है, ईरान के अंदर तैयार हुआ है, और उसको हमारी बनाने की क्षमता भी बरकरार है, और वो हम लगातार बना रहे हैं।
इधर जो जेलेंस्की है राजीव जी, यूक्रेन के राष्ट्रपति, उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू दिया है और उसमें उन्होंने स्वीकार किया है कि ईरान की जो ड्रोन बनाने की क्षमता है वो बहुत ज्यादा है और पैट्रियट और थार जैसे सिस्टम जो अमेरिका के, वो उनसे नहीं निपट सकते। ये स्वीकार कर रहे हैं जेलेंस्की, जो खुद ड्रोन मास्टर भी हैं और ड्रोन झेल भी रहे हैं, दोनों चीजें, और काफी नजदीकी हैं। तो वो कह रहे हैं कि अमेरिका जो है वो यूक्रेन की इस क्षमता से किसी हाल में नहीं लड़ सकता। अब आज जो ट्रम्प साहब ने भाषण दिया और जिस तरीके से बात की, दिन में हम लोगों ने उनका वो दिखाया भी था राजीव जी, कि वो क्या कह रहे हैं, रोते हुए बिल्कुल नजर आ रहे हैं कि ईरानी बहुत जो है वो बहादुर हैं और कैसे कैसे क्या क्या है, सारी बातें वो बता रहे हैं ट्रम्प साहब। तो ये राजीव जी एक बात तो समझ में आ रही है कि ट्रम्प साहब जो है वो हार मानने के लिए तैयार बैठे हैं। बस उनको कोई आंसू पूछने वाला मिल जाए, ये कहने वाला मिल जाए कि ट्रम्प साहब बस ठीक है, हो गया और आप जीत गए और जाइए घर को। ये कहने वाला कोई नहीं मिल पा रहा अभी तक। तो ये इसलिए अब ट्रम्प ने बात की पुतिन से, तो इसी आशा में कि पुतिन कह देंगे ट्रम्प साहब ठीक है, पुराने आप केजीबी के एजेंट रहे हैं तो आराम कीजिए और हम इस मामले को संभाल लेंगे। तो पुतिन ने भी ये नहीं कहा कि भाई तुम हमारे पुराने एजेंट हो, तुमको हम बख्शते हैं, ऐसा नहीं कहा। क्योंकि जो अब ट्रम्प जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि रूस जो है वो हमारी जो क्षमता है और हमारी सेना है उससे जलता है, उसको लगता है कि हम ही जो टक्कर दे सकते हैं, इसलिए वो जो है गड़बड़ कर रहा है, ये भी कह रहे हैं ट्रम्प साहब। तो ट्रम्प साहब के राजीव जी एक तरह से कहा जाए कि मतलब ऊपर का माला जो है वो बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त हो चुका है और वो उस माले में क्या बचा है क्या नहीं बचा है ट्रम्प साहब देखें, उनका देखना होगा। अब जो वहां से इस्तीफे शुरू हो गए हैं तो ये भी एक तरीके से खुलकर दिखाया जा सकता है राजीव जी कि अब अंदर से चीजें आना शुरू हो गई। चूंकि राजीव जी एक चीज तो स्पष्ट हो चुकी है, जैसा शकील जी भी कह रहे थे और हम लोग इसकी लगातार चर्चा कर रहे हैं कि वहां पिछले मतलब 18 दिनों में 1.5 गुने दाम गैस के और पेट्रोल के हो गए। वहां के कई सीनेटर्स के हम लोगों ने वो बाइक दिखाई है कि वो लोग जाकर वहां के जो पेट्रोल पंप से उन पर जाकर दिखा रहे हैं कि क्या रेट था, आज देखो क्या रेट हो गया है। ये वहां साफ तौर पर दिखाया जा रहा है। एक नहीं कई एक सीनेटर्स जो है वो इसको ले जाकर दिखा रहे हैं और सब साफ तौर पर कह रहे हैं कि ट्रम्प साहब आपने इस देश को जहां ले आकर फंसा दिया है, ये युद्ध हमारा नहीं था और इसका खमियाजा जो है यहाँ की अर्थव्यवस्था भी भुगतेगी, यहाँ की सेना भी भुगतेगी और यहाँ के नागरिक भी भुगतेंगे। एक सीनेटर ने तो साफ तौर पे कहा कि ट्रम्प साहब आप क्या चाहते हैं कि हमारी तीसरी पीढ़ी जो है वो शॉपिंग मॉल्स में जाकर जो है वो इसका खमियाजा भुगते। यानी ये युद्ध आप जिस मोड़ पर ले गए हैं तो ये तीसरी पीढ़ी जो हमारी आएगी वो भी इसका खमियाजा भुगतेगी। यानी अमेरिका की अर्थव्यवस्था इतनी चरमरा जाएगी साफ तौर पर और दुश्मनियां इतनी बढ़ जाएंगी, ये साफ तौर पर कह दिया गया। अब राजीव जी जो दुष्परिणाम होने हो ट्रम्प साहब जिसकी तरफ आप शायद सोचना उन्होंने शुरू कर दिया है, चूंकि शतरंज के खिलाड़ी अब वो बन रहे हैं और व्यापारी हैं, जाहिर सी बात है कि यहाँ भी खून में व्यापार है और बहुत व्यापारी हैं ही, यहाँ तो सिर्फ खून में व्यापार है। तो वो अब व्यापारी जो है वो समझ रहा है कि व्यापार में कितना जबरदस्त नुकसान हो चुका है। कहाँ तो गाजा पट्टी में कुशनर साहब जो है उनके दामाद जो है वो बहुत बढ़िया जो थे वो स्थापित करने वाले थे, बिल्डर एरिया जो था वो सब किया जाना था और बहुत बढ़िया जो था वो रिजॉर्ट वहां बनाए जाने थे। अब स्थिति ये है राजीव जी कि जो बना हुआ है अमेरिका में वो ध्वस्त ना हो जाए सब कुछ। अब जो राजीव जी इनका नुकसान किया है ईरान ने, पैट्रियट का और थार का और अब्राहम लिंकन का और गैरी फोर्ड का जिस तरीके का नुकसान किया है राजीव जी, अगर आज मान लीजिए अमेरिका के खिलाफ एक और कोई नया मोर्चा खुल जाए, खुदा ना खास्ता, जैसे कि बीच में चर्चा आई कि उत्तर कोरिया ने जो था वो मिसाइल के हमले किए पूर्वी सागर में, 10 मिसाइल उसने छोड़ी और वो समुद्र में जाकर गिरी। अगर उत्तर कोरिया अपनी पर आ जाएगी, ठीक है आओ ट्रम्प साहब हम तुमसे भी लड़ देते हैं, तो ये थाड़ और दहाड़ क्या करेंगे? ये कहां कहां पिटेंगे राजीव जी? पूरी दुनिया में पिटना शुरू हो जाएंगे जी। तो ये अभी समझ नहीं रहे हैं। तो इसलिए जो राजीव जी अब देखिए तकनीक के मोर्चे पर, अब तकनीक के मोर्चे पर भी आप बुरी तरीके से हार रहे हैं। अभी तक तो आपका दावा था कि सब तकनीक और इंटेलिजेंस ये आपकी बहुत अच्छी है, CIA का पूरी दुनिया में बड़ा नाम हुआ करता था कि जब चाहे तब वहाँ किसी भी राष्ट्राध्यक्ष को मरवा देते हैं। आरोप तो यहाँ तक है कि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की हत्या में भी CIA के हाथ थे, आरोप है। तो अगर आप ये सब करवा सकते हैं तो आपका वो CIA जो है वो आपको ये सूचना क्यों नहीं दे पाया कि ईरान की तैयारियां क्या हैं और ईरान से आप कितना लड़ सकते हैं? ये सूचनाएं आपको क्यों नहीं मिली? और राजीव जी इसका जो दिन में हम लोगों ने इस पर थोड़ी सी चर्चा की थी बहुत हल्की सरसरी तौर पर ब्रेकिंग में, कि अब जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनेगा उस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में अमेरिका का स्थान क्या होगा? असली चीज राजीव जी अब ये है, आप ईरान से हार कर चले जाएं, इजराइल तबाह हो जाए, वो
द्वितीयक चीजें हैं। जो पहली चीज है और जिससे अब ट्रम्प साहब परेशान हो रहे हैं कि जिस मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा देकर आए थे, आपने उस अमेरिका को ध्वस्त कर दिया, आपने उसकी दादागिरी खत्म कर दी। जो यूनिपोलर दुनिया हो गई थी वो आपने खत्म कर दिया। एक महाशक्ति को टक्कर देने वाला एक छोटा सा देश और जिसके ऊपर 40 साल से सैंक्शन है, वो आपको रोज पीट रहा है। तो आपकी दादागिरी जो थी वो आपने खुद खत्म कर दी। और राजीव जी, किसी भी बाहुबली की, किसी भी माफिया की, किसी भी अपराधी की और किसी भी महाशक्ति की ताकत यही होती है कि उसका खौफ बना रहे, उसका डर बना रहे। राहुल गांधी जो कहते हैं कि ना कि डरो मत, तो यही है डरो मत, कि ये सारी व्यवस्थाएं डर पर कायम है। अमेरिका की पूरी व्यवस्था डर पर कायम है, डॉलर की पूरी हेजेमनी डर पर कायम है। और ट्रम्प साहब उस डर को बढ़ाना चाहते थे, उस डर को कायम रखना चाहते थे। वो डर जो है ईरान ने खत्म कर दिया है। अब अगर राजीव जी कोई न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनेगा तो उसमें ईरान, चीन और रूस, इनकी एक बहुत बड़ी भूमिका होगी। और यूनिपोलर वर्ल्ड जो तब था, ट्रम्प साहब उसको खत्म कर चुके हैं। आज नहीं तो कल ट्रम्प साहब को स्वीकार करना पड़ेगा। और ये बातें राजीव जी अमेरिका में उठना शुरू हो गई हैं। ट्रम्प साहब को खतरा यही नजर आ रहा है। इसलिए जो आज ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि बहुत क्या वो IQ वाले लोग हैं ईरानी, बहुत सब कुछ है, वो यही है कि किसी तरीके से वही रास्ता दो निकलने का, और हम यहाँ से निकलना चाहते हैं। लेकिन ईरान कह रहा है ये ऐसे नहीं निकलने देंगे, अभी आपकी जी। पिटाई और होनी है। जी 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 8:22 हो रहा है, अपने पास बहुत कम समय है, 8 मिनट का समय है। आप तमाम साथियों के बीच आता हूँ। प्रशांत जी, जल्दी से आपसे समझना चाहूँगा, अमेरिकी राष्ट्रपति का आज का जो बयान है उसके क्या मायने निकाले जाएं, जिसमें वो तारीफ़ कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमने उम्मीद नहीं की थी कि ईरान एक साथ इतने देशों पर हमला करेगा, 9 देशों पे एक साथ। हमको तैयार हो जाना चाहिए कि उनका अगला बयान क्या होगा, क्योंकि मैं फोकस करना चाहता हूं 2-3 चीजों पे। एक तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की जो बात हो रही है उस पे, जी। ईरान की लारिजानी की हत्या हुई है कि नहीं हुई है, उस पे उसके रिपरकशंस क्या होंगे। और महत्वपूर्ण बात, जो ट्रंप की आप बात कर रहे हैं, ट्रंप के बयान की, जिसकी हम लोगों ने चर्चा की, वो ईरान की तारीफ कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बड़े हाई IQ वाले लोग हैं। हमको ये ब्रीफिंग नहीं दी गई कि ईरान जो है वो काउंटर अटैक भी करेगा मिडिल ईस्ट में। लेकिन जो कैंट का इस्तीफा हुआ है जी, जरा उनकी एक लाइन में पढ़ के सुनाता हूँ। I cannot in good conscience support the ongoing war in Iran. Iran poses no imminent threat to our nation, and it is clear that we started this war due to pressure from Israel and its powerful American lobby. यानी साफ साफ बात है कि ईरान ये काउंटर टेररिज्म का डायरेक्टर कह रहा है, जिसका काम है इंटेलिजेंस गैदर करना। वो कह रहा है कि ईरान अमेरिका के लिए खतरा नहीं था। ये जो वॉर है वो नेतन्याहू के कहने पर हो रहा है, नेतन्याहू के लिए हो रहा है जी। और अगले 24 घंटे इस्तीफे के बाद राजीव जी एक अमेरिका में नई डिबेट होगी। हम न्यूज पॉइंट में इसको डिस्कस कर चुके हैं कई बार कि जो 13 अमेरिकी सैनिकों ने जान दी है अपनी इसमें अभी तक, जो घोषित रूप से जी, जिनके कॉफिन अमेरिका पहुंचे हैं, ये 13 अमेरिकी सैनिकों ने किसके लिए जान दी है? इन 13 अमेरिकी सैनिकों ने नेतन्याहू के लिए जान दी है। नेतन्याहू को कुर्सी में बनाए रखने के लिए अपनी जान की कीमत लगाई है। इन्होंने अमेरिका के लिए नहीं जान की कीमत लगाई है। और ये सवाल अब अमेरिका में जो केंट के इस्तीफे के बाद आप देखिएगा बहुत बड़े लेवल पे उठेगा। अभी थोड़ी देर में अमेरिका में सुबह होगी और आप देखिएगा ये इस्तीफे के कितनी प्रतिक्रियाएं आना शुरू होंगी। एक बार तो हम कल जब न्यूज पॉइंट करेंगे तो हम ट्रम्प के एक नए बयान पर करेंगे और वो चौंकाने वाला बयान होगा जी। आज के बयान से भी ज्यादा चौंकाने वाला बयान होगा, ऐसा मेरा अंदाज है। दूसरी बात, जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, बहुत संक्षेप में बात रखूंगा। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात हमारे 2-3 मित्रों ने की है, अनिल जी ने भी की है, अमरेंद्र जी ने भी किया है। देखिए, इस ईरान वॉर के बाद न्यू वर्ल्ड ऑर्डर दिखाई दे रहा है।
इसमें सबसे बड़ा फायदा किसको हो रहा है? रूस को हो रहा है। सबसे सेफ गेम कौन खेल रहा है? चीन खेल रहा है। सबसे समझदारी वाला काम किसने किया? यूरोप ने किया, नेटो देशों ने किया, कि इसमें शामिल ही नहीं हुआ। ये सारे वो लोग हैं जो उस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के प्लेयर हैं। नुकसान में कौन रहा? जीसीसी कंट्रीज, जिन्होंने पिछले 20-25 साल में हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट, बड़े बड़े लोगों को वहां पे बुलाया और उनको अच्छी लाइफस्टाइल दी। वो जो नए सेंटर्स बने, मेगा सिटी सेंटर्स, दुबई, जद्दा, अबू धाबी, शारजा, ये सब अब देखिएगा धीमे धीमे इसका डिक्लाइन शुरू होगा, ये पलायन होगा वहां से। तो ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर अब नए ढंग से बनेगा। अफसोस की बात है कि इसमें भारत नेतन्याहू के साथ खड़ा है। भारत की इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में जगह नहीं होगी। भारत की स्थिति ये हो गई है, मैं फिर कह रहा हूं, कभी ऐसी भारत की स्थिति नहीं हुई कि भारत के देश, भारत के लोग लाइनों में खड़े हों और भारत अपनी जहाज नहीं निकाल पा रहा है। इतनी कूटनीतिक कमजोर स्थिति भारत की कभी भी नहीं थी। अभी आप चर्चा कर रहे थे कि कौन लोग हैं भारत में जो इजराइल के समर्थक हैं। मैं इसका एक वो देता हूं आपको टेस्ट। ऐसे सोशल मीडिया हैंडल्स जो इजराइल का समर्थन कर रहे हैं, उनको जाइए और उसमें लोग देखें, ये वही लोग हैं जो यूजीसी की गाइडलाइन का विरोध कर रहे थे। ये वही लोग हैं जो नरेंद्र मोदी को यूजीसी गाइडलाइन पर गालियां दे रहे थे। सोचा तो समाज का एक तबका है जो कि इजराइल का समर्थक है, वो वही लोग हैं जो यूजीसी के विरोधी, यूजीसी गाइडलाइन के विरोधी लोग हैं। अब हम आते हैं आखिरी पॉइंट पे कि ये जो ललिजानी की हत्या की बात हो रही, कुछ कभी नहीं है, लेकिन इजराइल का दावा है, उसको गंभीरता से लेना चाहिए। देखिए, मैंने शुरू में कहा था कि ये असैसिनेशंस की स्ट्रेटजी काम नहीं कर रही है। बहुत दिन पहले आपको याद होगा कि आपने भी चर्चा की थी कि ईरान का ईरान का मोज़ैक सिस्टम क्या है जी। वो ज्योग्राफिकली भी स्प्रेड है, वो अक्रॉस आर्म फोर्सेस भी स्प्रेड है। वो एक्सट्रीम प्रेशर्स में आर्मी को परफॉर्म करने का स्कोप देता है। वो ये मान के चलता है कि मिलिट्री लीडर्स मरेंगे, बड़े हमले होंगे और उन बड़े हमलों में कम्युनिकेशन भी डिस्टर्ब हो जाएगा, तो कैसे वो ईरान की सेना अपना काम करती रहे। और ये 1-2 दिन में नहीं बना है, ये 12 साल में बना है राजीव जी। ये ईरान का जो मोज़ैक मिलिट्री सिस्टम है, ये 12 साल में बना है और 2019 में उसका काम खत्म हो गया था। 2019 तक वो बन के तैयार था। उसकी टेस्टिंग तो अब हो रही है, जब उनके मिलिट्री कमांडर्स मारे जा रहे हैं। और आप देखिए कि जिस दिन मिलिट्री कमांडर्स मारे जाते हैं, उसके अगले दिन हमले और बढ़ जाते हैं। ये हम देख रहे हैं। जब उनके सुप्रीम लीडर की हत्या हुई, तो भी उसके अगले दिन हमले ताबड़तोड़ हुए। तो इसका मतलब है कि वो जो 12 साल में वो सिस्टम बना ईरान के अंदर, वो अब टेस्ट हो रहा है और वो कामयाब है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। शकील जी, जल्दी से। अब तो 8:30 हो गया। जल्दी खत्म करते हैं। जी, बस हम बहुत छोटा सा बोलेंगे, बहुत छोटा सा। हाँ, वर्ल्ड ऑर्डर पे जी, एक पृष्ठभूमि के साथ जी, एक बैकग्राउंड के साथ जी। आज जो हम बार बार बात कर रहे हैं ईरान पे और अमेरिका और इजराइल पे, हमारी बहुत सारी बातें हो गई, करीब सारे पहलू हम सब लोगों ने छू लिए। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री और भारत की भूमिका क्या होना चाहिए थी, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जो भारत के लोगों को सबसे ज्यादा आंदोलित कर रहा है। और इसलिए इस ऐसे ऑर्डर में या ऐसे माहौल में हमारी भूमिका पहले क्या होती थी, हम थोड़ा सा बताने की कोशिश करते हैं। आज भी हम सारे लोगों को याद है, हम लोगों ने वो दौर देखा नहीं है, मगर बात बहुत बड़ा स्वेज नहर का संकट।
स्वेज नहर पे जब ऐसा ही संकट आया था और मिस्र की सरकार ने स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया था, और यही इजराइल था जिसने हमला किया था। अभी कांग्रेस ने इसको याद दिलाया है, ये रेफरेंस भी हम साथ में दे दें, जयराम ने इसको बताया है पूरा का पूरा, वैसे भी लोगों को याद था। तो उस वक्त नेहरू ने इंटरवीन किया था, नेहरू ने उस वक्त उस सारे मामले को निपटा था, शांति सेना पहुंचाई थी, यूएन में ले गए थे, वो भी युद्ध चला था 6 दिन तक, इजराइल का हमला मिस्र के ऊपर। तो ये जो है उस वक्त में भारत जो है नया नया आजाद हुआ देश था, नेहरू नए नए प्रधानमंत्री बने हुए थे, न तो विश्वगुरु अपने आप को कहते थे वो, और न ये कहते थे कि एक अकेला सब पे भारी, लेकिन काम करते थे। आज उन्हीं नेहरू को ये लोग रोज गालियां देते हैं, बिला नागा गालियां देते हैं, कोई काम नहीं है। लेकिन आपको इस वक्त जो है हॉर्मुज स्ट्रेट के ऊपर जहां हमारे खुद के जहाज फंसे हुए हैं, क्या करना चाहिए? कुछ नहीं कर सकते, केवल बातें कर सकते हैं, और बातों से वो संकट हल नहीं होगा। वो जो ताकत थी हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय रूप से, वो ताकत हम लगातार खोते चले जा रहे हैं। और यही बात जो सबसे खास है कि भारत के लोगों को एक बार इसके बारे में सोचना चाहिए कि नेहरू को गालियां देने से नेहरू का कद कम नहीं होगा, लेकिन इनका कद भी नहीं बढ़ेगा। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। अनिल जी, वर्ल्ड ऑर्डर की बात आप कर रहे थे शुरुआत में, और अब जो चर्चा हम लोग अब चूंकि समापन की ओर हैं, और ईरान भले जीते नहीं, ईरान जीतेगा नहीं जीतेगा, मैं तो इस जीत हार की बात ही नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर सीज फायर की बात ढूंढ रहे हैं, उसकी गुंजाइश देख रहे हैं, कैसे निकाली जाए, एग्जिट कैसे हो यहाँ से, वो दिखाई देते हैं डोनाल्ड ट्रंप करते हुए। लेकिन उसमें ईरान का ये दावा कि हमने लारिजानी को, सुलेमानी को, इन लोगों को मार डाला है, ये कितना, और उधर अमेरिका में इस्तीफ़ा, इसको कैसे देखा जाए, और इसके साथ साथ वर्ल्ड ऑर्डर पे भी अपनी बात रखिए। देखिए ये क्या है, ये तो जो मारने वाला है, ये लोग टेररिस्ट स्टेट है अभी अमेरिका और ये इजराइल। हमको इसमें मतलब मैं ज्यादा लाग लपेट वाला रखता नहीं, ये सब टेररिस्ट स्टेट है मॉडर्न अभी के समय में। तो ये अगर लीडर्स को मार देते हैं तो खामनेई को जब मार दिया तो ये दो को मार देने से कुछ नहीं। लेकिन उससे जो मेन मुद्दा ये है कि जो इस्लामिक कंट्रीज के पर्टिकुलरली ईरान के बारे में जो इमेज बनाई गई थी, एक बंद समाज है, उसका तो कुछ है ही नहीं, और वो एटॉम बम बनाने में जुटा हुआ है, और उनके पास बाकी कुछ ताकत नहीं, ऐसा ही किया जा रहा था। वो 18 दिन तक टिका हुआ और इनको डटा हुआ है, एक एज ए सोसाइटी ऑल्सो, मतलब एक नेशन के रूप में डटा हुआ है। तो ये जो था कि इस्लाम के बारे में कि ये लोग सिर्फ ISIS बना सकते हैं या अलकायदा बना सकते हैं, वो नहीं है, एक नेशन भी बना सकते हैं जो कि बड़े से बड़े मुल्क के सामने खड़ा है। तो ये जो इस्लामिक कंट्रीज के बारे में जिस तरह के इमेज, पढ़ाई लिखाई के बारे में आप लोग सब जानते हैं, बोले ही है ईरान में कितना लिटरेसी रेट है वगैरह। तो इस्लामिक कंट्रीज के बारे में जो स्टीरियोटाइप बनाया था अमेरिकन और मीडिया और जो राइट विंग मीडिया हिंदुस्तान और बाकी जगह के, वो भी फेल हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद पता चलेगा कि एज ए स्ट्रॉन्ग नेशन, एक यूनाइटेड नेशन जो इजराइल जैसे टेररिस्ट स्टेट को और यूएस जैसे महाशक्ति को चैलेंज कर सकता है, तो उसका असर वहां के जो गल्फ कंट्रीज हैं और जो इस्लामिक नेशंस हैं उन पे भी बहुत बदलने वाला, वहां के रेजिम चेंज भी होंगे। और बाकी जो परसेप्शन है, परसेप्शन वार में तो जीत गया ईरान, क्योंकि इन्होंने तो कहा था मार ही डाले, अब तो काम नहीं, अब क्या कहते हैं वो लोग भीख मांगेगा सामने की हमको ये करो, और बोलना शुरू भी किया था कि वो लोग बोल रहे हैं लेकिन हम नहीं मानेंगे टाइप का। ट्रंप ने ये देना शुरू किया था कि क्या कहते हैं वो तो तैयार है ये करने के लिए। अब कहाँ है, कोई तो तैयार है नहीं है, वो लोग तो दिखा दिया। तो ये जो एक तो ये परसेप्शन भी चेंज होने वाला है। मैं जो वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर रहा हूं वो सिर्फ इतना ही नहीं चेंज होगा, ऑयल जो प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है उन पर जो कंट्रोल है अमेरिकी और क्या कहते हैं वेस्ट के कंपनीज का, ज्यादातर यूएस का, वो भी कोलैप्स होगा, क्योंकि वहां अब यूएई में या कतर में वो नहीं देंगे, वो बात करेंगे कि ये जो है कैसे ये कंपनी चलनी चाहिए, ये तू लोग हमारा
उनको तो इसी की वजह से दिया गया था कि ऑयल इंटरेस्ट जो था कंपनीज का, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बेस बनाया था इन्होंने। वो न उनको प्रोटेक्ट कर पाए, न उन कंट्रीज को, न ऑयल को जहां भी वो मार रहा है अभी देखिए को अटैक जो डिपो और ये सब पर करता है, क्या कर पा रहे हैं। तो वो हो गया। दूसरा, वारफेयर का टेक्निक भी बदल जाएगा। इन्होंने क्या किया था, महंगे महंगे औजार बनाने का और उसको सेल करने का। इजराइल यही काम था। इजराइल इज ए मिलिट्री स्टेट और वो यही हथियार बेचना और खुफिया सामग्री बेचने का काम कर रहा था। वो भी कोलैप्स हो जाएगा। और इसमें रशिया, देखिए ना, छोटा लास्ट पॉइंट, रशिया चाइना, तो रशिया के का तेल बिक रहा है, ईरान का तेल बिक रहा है, उनकी इकोनॉमी मजबूत हो गई। चाइना को तेल मिल रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आया। पूरा यूरोप का इकोनॉमी और जो यूरोपियन नेशन से जुड़े हुए लोग हैं उनकी इकोनॉमी चौपट हो गई। अब बताइए कि जो ऑनगोइंग वॉर है इससे किसको फायदा हो रहा है। रशिया ने जो कमाया है उसका अब तुलना नहीं कर सकते, और ईरान बोल ही रहा है कि वो हम कमा ही रहे हैं, और गल्फ कंट्रीज वाले का जहाज ही नहीं निकल पा रहा है, तो वो उनको तो भयंकर नुकसान हो रहा है। तो वो लोग कंट्रीज भी अपने रेजिम चेंज, जो पपेट गवर्नमेंट्स बनाए हुए था पुराने दकियानुसी अमीरों और क्या कहते हैं शेख लोगों का, वो भी कोलैप्स होगा। मैं तो ये ईरान वार करके ये तो था क्या कि बचने की कोशिश की थी। ट्रंप ने जो वर्ल्ड ऑर्डर मतलब अमेरिका के खिलाफ जा रहा था और वो लूज कर रहा था, उसको बचाने के लिए किया था और उसको गड्ढे में डाल दिया। अब जो है ये होगा। इंडिया का एक लाइन सिर्फ कहूंगा कि इंडिया तो मतलब उसकी जैसी बेइज्जती करवाई है इन्होंने कि अभी इजराइल के साथ खड़े थे, ईरान से जहाज के लिए भीख मांग रहे हैं कि कैसे हमको मौका दो, और उसके बाद जो भी शुरू किया न ट्रंप, आप इजराइल के साथ खड़े हो पाए, खड़ा होना ही नहीं था, वो पॉसिबल मतलब था ही नहीं, गलत था। और न आप शांति के बारे में बोलिए, कुछ ऐसे ही नरम गरम बोलते रहिए, उससे कुछ होता नहीं है। हम लोगों ने रशिया के हंगरी पर के इशू पे 56 में रशिया के खिलाफ, सुएज कैनाल के इशू पे अमेरिका का वियतनाम युद्ध हुआ, कभी साथ नहीं दिया, इंडिया खड़ा था। पैलेस्टाइन के मामले में, बांग्लादेश के मामले में हमने इंडिपेंडेंट फॉरेन मजबूत पॉलिसी दिखाई और जीत करके दिखाया। वर्ल्ड में भी हंगरी के मामले में रशिया ने इंडियन पोजीशन के हिसाब से एक्ट किया, जो भारत सरकार ने पहल की थी। तो ये जो है वो ताकत क्या थी, वॉरशिप था, एटॉमिक बम था नहीं, मोरल पावर। एक इंडियंस का जो एंटी इंपीरियल वॉर जो हमने लड़ी थी गांधी जी के ये में क्या कहते हैं ये में, जिसमें कि मतलब एक ह्यूमन कंटेंट था, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी और दुनिया की आजादी की बात थी, उसके जो मोरल ग्राउंड पे हमने ये सब पहल की और वही ग्राउंड खत्म कर लिया। ये तो 14 साल से इसी में लगा हुआ है कि गांधी जो नेहरू और ये सारे जो विरासत है उसको खत्म करो। तो एक एज ए नेशन हम लोग फेल हो रहे हैं, मोरल ग्राउंड अपना लूज कर रहे हैं। और हथियार बनाने में, हथियार पता चल गया ना, हथियार से कोई कंट्री नहीं जीतता है। कंट्री इजराइल से ज्यादा हथियार थोड़े ही ईरान के पास है, लेकिन ईरान जीत रहा है, जीतेगा पक्का। तो इसीलिए अब जो है ये वो जो पुरानी कहावत है कि हथियार नहीं युद्ध लड़ेगा, वो सिर्फ मिलिट्री खेमा में माना जाता है कि मैन नॉट, ये क्या कहते हैं, मशीन मैटर्स। ये मैं देखता था कैंट में अपने यहाँ भारत के मिलिट्री ये में एस्टेब्लिशमेंट सब में लिखा रहता था, तो मुझको आश्चर्य, जस्ट उल्टा है इसका। जी जी बिल्कुल बिल्कुल जस्ट उल्टा है। आते हैं क्लोजिंग कमेंट पे पंकज जी जल्दी से। और यहाँ क्या आपको भी लगता है पंकज जी कि इस पूरे मामले में भारत कहीं ना कहीं बुरी तरह घिर गया है? मैं शेयर करना चाहूंगा, आज सुबह से कुछ ऐसे ट्विटर हैंडल्स जिसके अंदर तेहरान टुडे, ईरान टाइम्स, इरना जो है और कुछ है, इनको अचानक या तो फीड नहीं आ रहा है या एक दो को ब्लॉक कर दिया गया जहां से सूचनाएं आ रही थी। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि मेरी आज ही ईरान कल्चर सेंटर के एक बड़े सीनियर ऑफिसर से बात हो रही थी। उन्होंने बताया कि ईरान का जो नेतृत्व इस बात के लिए गदगद है, कृतज्ञ है
कि आयतुल्लाह खुमानी साहब की हत्या के बाद में जो आम लोगों के शोक संदेश आए हैं, संगठनों के संदेश आए हैं, वो भारत से सबसे ज्यादा आए हैं। और सबसे बड़ी चीज उन्होंने बताया कि भारत से जो संदेश आए हैं उसमें नॉन मुस्लिम सबसे ज्यादा आए हैं और मुस्लिम में भी सुन्नीस के आए। तो उन्होंने बोला कि जो पूरे दुनिया में शिया और सुन्नी को लेकर एक विवाद की स्थिति ईरान को इस तरीके बनाया जा रहा था, तो ये चीज टूटी है। और तीसरी चीज एक चीज है कि इस युद्ध से एक बात बहुत साबित हो गई कि या ISIS हो या अल कायदा हो, ये उन देशों ने बनाया अमेरिका की सरपरस्ती में जो अपने आप को सुन्नियों का नेता कहते हैं। जी, ये बहुत स्पष्ट हो चुका है। इसके जवाब में जरूर इजराइल और अमेरिका कहते कि हिजबुल्लाह, हमास या हुती को ईरान ने तैयार किया, लेकिन हिजबुल्लाह, हमास या हुती ने दुनिया के और किसी हिस्से में जाकर तो हिंसा नहीं की है। कथित रूप से म्यांमार में 26/11 हुआ था, या अफगानिस्तान की जो आज जो दुर्गति करके अमेरिका छोड़ गया है, तो यह बहुत साफ साफ है कि अरब के कथित सुन्नी देश ही ISI और अल कायदा सभी के संगठनों के पैदावार हैं और अमेरिका के इशारे पर ही वो सब तमाशे करते हैं। तो भारत की जो इज्जत है ईरान में भारत के आम लोगों के कारण बढ़ी है, और ये हमारी सबसे बड़ी आम लोगों की जीत है, क्योंकि सरकार तो आती जाती रहेगी। नरेंद्र मोदी और RSS का चेहरा बेनकाब हो चुका है जी। और एक चीज मैं एक छोटी सी और जोड़ना चाहता हूं। देखिए, ईरान के कारण हमारी लगभग 20% सप्लाई प्रभावित हो रही है। तो क्या हमारी 80% सप्लाई का स्थिति यह है कि पूरा ईंधन का तंत्र कोलैप्स हो गया, कि ये जानबूझ करके किया जा रहा संकट है ईद को देखते हुए, जिससे एक पूरा वर्ग परेशान हो, या मुनाफाखोरों को 8-10 दिन पैसा कमाने का मौका मिल जाए। देखिए, मैं आज भी आपको कह रहा हूं कि अचानक पिछले कार्यक्रम में मैंने उसी समय बताया था कि देखिए इन्होंने घोषणा कर दी कि कॉमर्शियल सिलेंडर नहीं बिकेंगे, और उसी दिन से अफरा तफरी वो कालाबाजारी शुरू हुई थी। ये इस सरकार का असली चेहरा है। ये खुद कालाबाजारी करवाती है अपने लोगों से और संकट खड़े करवाती है, उसके बाद में सिद्ध करने की कोशिश करती है कि मैंने संकट का समाधान कर दिया है। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका पंकज जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अनिल जी, शकील जी, प्रशांत जी, अमलेंदु जी, आप सबका बहुत शुक्रिया। उधर ईरान से जुड़े थे हमारे साथी रिजवी साहब, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। आप तमाम साथियों, आप सबका भी शुक्रिया। एक लंबा वक्त आप लोगों का ले लिया, और लेकिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बातें आई, और इसमें ईरान से रिलेटेड जितनी खबरें हैं, ईरान जंग से रिलेटेड, उन खबरों को हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते रहे।